So we'll start now. आप चेक करो. So in the last lecture we had started with the functional level strategy, correct? हमने functional level strategy के अंदर चेक किया था कि कैसे 5 हमारे पास ब्रॉड स्ट्रैटेजीज है जिनको हमें यहाँ पर स्टडी करना है. 5 नहीं, एक्चुअली 6. मैं 5 इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिस वी आर गोइंग टू डू इट इन द नेक्स्ट चैप्टर. सो ये हमारे पास कुछ फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी है. हमने हायरार्की चेक किया था कि जो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी उसका क्या हायरार्की रहता है. फिर हमने ये भी देखा था कि ये जो स्ट्रैटेजी रहेगा ऑफ वन फंक्शनल एरिया, दिस कैन नॉट बी लुक्ड इन आइसोलेशन. ये आपको इन सब को कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा. वी हैड आल्सो सीन किस तरह से एक प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू हमने देखा था कि कैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट हर एक को टीम में रहना पड़ता है. सो इफ आई कैन जस्ट टेक यू टू दैट पर्टिकुलर स्लाइड जहां हमने इस एग्जाम्पल को कवर किया था. सो दिस वॉज द एग्जाम्पल विच वी हैड कवर्ड कि यहाँ पे देखो ये 5 हमारे पास क्या है, अलग अलग फंक्शनल लेवल मैनेजर्स है और कैसे इनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो प्रॉब्लम हो सकता है. फर्दर हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया था कि फंक्शनल लेवल जो रहेगा उनका ज़्यादा काम किस पे रहता है, इम्प्लीमेंटेशन पे रहता है. इम्प्लीमेंटेशन लार्जली डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल लेवल डिपार्टमेंट, राइट, और द फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज. सो फर्दर हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया था कैसे फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी के 2 इंपॉर्टेंट रूल्स रहते हैं. फिर हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स. फिर यहाँ पर हम लोगों ने हायरार्की को समझा था. फिर हमने ये वाले क्वेश्चन को भी समझा था कि क्यों फंक्शनल लेवल ज़रूरी है और क्या क्या क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डिस्कस करना है बिफोर यू स्टार्ट विद अ फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी, राइट. हमने ये प्रोविजंस को चेक किया था, राइट. सो व्हाई यू नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी हमने इसको यहाँ पर चेक किया. देन अगर आप यहाँ पे देखो देन वी हैड स्टार्टेड विद द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में हम लोगों ने देखा था कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड मार्केटिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग. हम लोगों ने ये वाले पॉइंट को अलग से मैंने आपको समझाया था कि मार्केटिंग का एक फंक्शन है सेलिंग, बट मार्केटिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच आर रेलेवेंट इन केस ऑफ मार्केटिंग. फिर हमने देखा था मार्केटिंग के अंदर यू ऑल्सो डू मार्केट सर्वे टू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द डिमांड, द नीड ऑफ द कस्टमर्स, एंड उसके हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को इधर डेवलप करते हैं. फिर आप ये देखो ये वाले वो क्वेश्चंस थे, व्हाट क्वेश्चंस विच नीड्स टू बी आस्क्ड बिफोर यू ड्राफ्ट अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, राइट. सो या मार्केटिंग डिसीजन के लिए to what extent, mode of advertising, kind of distribution network, then to be a price leader or a price follower, then complete या लिमिटेड वारंटी देना, सिंगल कस्टमर्स के ऊपर करें या फ्यू कस्टमर्स, कहाँ पर हम टारगेट करें. एंड देन अपने जो सेल्स एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, जो सेल्स पीपल है उनको हम किस तरह से रिवॉर्ड करें, स्ट्रेट सैलरी दे, कमीशन दे या कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. दिस वी हैड डन. फिर हमने मार्केटिंग के प्रोसेस को फर्दर यहाँ पे देखा था. तो मार्केटिंग के प्रोसेस को समझने के लिए वी हैड आल्सो स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ BMEC, करेक्ट. तो हमने यहाँ पर BMEC के कॉन्सेप्ट को समझा था, विच इज़ बिगनिंग, एंड, मीन्स, इवेल्युएट, चेक एंड कंट्रोल, करेक्ट. हमने इन सब को चेक किया था, राइट. और फर्दर अगर आप यहाँ पर देखो तो हमने BMEC के कॉन्सेप्ट से ही यहाँ पर मार्केटिंग के पूरे प्रोविजंस को यहाँ पर पिकअप किया था. हाउ वी एनालाइज द मार्केट अपॉर्चुनिटी, देन वी सेलेक्ट द टारगेट मार्केट, वी डेवलप द मार्केटिंग मिक्स, एंड देन वी मैनेज द मार्केटिंग एफर्ट, करेक्ट. और हमने ये भी देखा था कि जो मार्केटिंग है ये कम्प्लीटली क्या रहता है, दिस इज कंज्यूमर सेंट्रिक और कस्टमर सेंट्रिक, राइट. देन हमने यहाँ पर इन सब को प्रोविजन करते हुए यहाँ पे 3 टर्म्स को समझा था, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग और मार्केटिंग टारगेट. एंड देन हमने देखा था मार्केट पोजिशनिंग. तो इसमें यह रहता है कि हम क्योंकि पूरे बड़े मार्केट को, ये वाले प्रोविजन का क्या था कि हम एक पूरे बड़े मार्केट को यहाँ पर केटर नहीं कर सकते, इसीलिए हम मार्केट्स को क्या करते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में स्प्लिट करते हैं. और ये अलग अलग सेगमेंट्स में स्प्लिट करने के बाद में फिर हम करते हैं कि हाँ हम इन 4 मार्केट्स के अंदर हम फोकस करेंगे, राइट. एंड अकॉर्डिंगली फिर आप उन मार्केट्स के ऊपर फोकस करते हो. सो दैट्स योर टारगेट मार्केटिंग. एंड फिर इन मार्केट में जो भी डिमांड का नीड है, कस्टमर्स का नीड है, किस टाइप का डिमांड है, उसके हिसाब से आप अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स को डिलीवर करते हो, एंड यू ट्राई टू डिलीवर बेटर देन योर कॉम्पिटिटर. सो दिस इज योर मार्केट पोजिशनिंग. आई होप ये आपको प्रॉपर कोरिलेट हो पा रहा होगा. देन हमने यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स देखा था. तो मार्केटिंग मिक्स के अंदर हमने देखा था दैट 4 P's ऑफ द मार्केटिंग, करेक्ट. एंड 4 P's ऑल्सो रिप्रेजेंट व्हाट, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन. देन यही 4P जो कंपनी के लिए है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, 4C. सो प्रोबेबली टुडे वी विल बी एबल टू पैकअप द बैलेंस 2P. हमने ये 2 को तो कवर कर ही लिया था, हम ये 2 को भी कवर कर लेंगे. वी विल ऑल्सो कवर द 4C's. सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को आज के इस लेक्चर के अंदर मेरा टारगेट है दैट वी शुड बी एबल टू कंफर्टेबली कवर द लेक्चर.
cover the topic in this particular lecture. So अगर आप यहाँ पे देखो हमने 4 P's में से start किया था with the product. Okay, now if you see for the product, so product is what it is, again the goods and services that we offer, और इसको हमने बहुत अच्छे से टू द पॉइंट प्रोविजन में भी लिखा था, करेक्ट। और टू द पॉइंट प्रोविजंस में आप देखो गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी ऑफर, देन हमने देखा था कि गुड्स को आप अलग अलग क्लासिफिकेशंस में, बेसिकली यू कैन क्लासीफाई द गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल थिंग, इंडस्ट्रियल या कंज्यूमर है, एसेंशियल है या लग्जरी है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट है या पेरिशेबल प्रोडक्ट है, इसके हिसाब से आप गुड्स को यहाँ पर क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। देन व्हाट डू यू डू इन केस ऑफ व्हाइल डिसाइडिंग अ मार्केटिंग मिक्स, आप ये डिसाइड करते हो कि जो पुराना प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो काम नहीं कर रहा या अभी मार्केट में नहीं चल रहा, उनको हम क्या करेंगे यहाँ पर रिमूव, एंड वी विल कीप ऑन एडिंग द न्यू प्रोडक्ट्स एज पर द नीड। आप देखो प्रोडक्ट को आप मार्केटिंग मिक्स में कुछ इस तरह से समझो, देखो टेक इट दिस वे, आप यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स बनाते हो, लेट्स से ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब देखो फैक्ट्री आपके पास एक ही है, ठीक है, आपके पास ये फैक्ट्री एक ही, या जितने भी फैक्ट्रीज आपके पास है ये आपके पास लिमिटेड है, आपके पास जो मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स, ये भी लिमिटेड है, देन रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए जो आपको फंड्स चाहिए वो भी आपके पास लिमिटेड है। सो जो आपके पास यहाँ पे लिमिटेड फंड्स और रिसोर्सेज हैं, इसी में आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट ए भी बनाना है, प्रोडक्ट बी को भी बनाना है, प्रोडक्ट सी को भी बनाना है, प्रोडक्ट डी को भी बनाना है। नाउ यू डिसाइड व्हाट शुड बी द मिक्स ऑफ द 3 और मिक्स ऑफ द 4 सो दैट यू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। इसको आप अपने लाइफ के साथ भी कनेक्ट करके देखो, जस्ट याद करने के हिसाब से। आपके पास देखो, अगर आप चेक करो तो आपके पास रिसोर्सेस आपको ऑलरेडी पता है कितना है, ठीक है। देन आपको ये भी पता है कि आपके पास जो आपका फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी आपको पता है, व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल कंडीशन, सो एवरीथिंग इज नोन, आपको सब पता है। टाइम आपको पता है आपके पास कितना है, सो वी ऑल हैव व्हाट, we all have 24 hours, right? So just 2 days back, right? 2 days back क्या, कल ही इनफैक्ट मैं यहाँ पर I was just cribbing, not exactly cribbing also, but I was saying कि यार पता ही नहीं चल रहा आजकल टाइम निकल किधर रहा है, why am I not able to check all the answers? If you remember, आप लोगों के आंसर्स मैंने चेक नहीं किया, ऐसे मेरे 4 बैचेस और चल रहे हैं जिनका मैंने आंसर्स अभी तक कंप्लीटली सबका चेक नहीं किया। सो आई वाज जस्ट वंडरिंग, प्लस प्रैक्टिस का भी कुछ काम यहाँ पे आया हुआ है, सो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि कहाँ पर जाते हैं। देन आई जस्ट नोटिस दैट आउट ऑफ 24 आवर्स ऑलमोस्ट मेरा 7 to 8 आवर्स तो क्लासेस में जा रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स आई स्लीप, देन ये बचा हुआ 8 घंटा किधर निकल रहा है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था। सो आई जस्ट ट्राइड टू चोक डाउन द एंटायर टाइम टेबल, और उसके हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि ठीक है चलो अब मैं यहाँ पर ये जो इस 8 घंटे में जो मेरे अनप्रोडक्टिव काम थे, उन अनप्रोडक्टिव काम को मैं कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ सो दैट आई कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। सो सेम थिंग गोज हियर ऑल्सो, आप भी ऐसा ही करते हो कि आपके पास भी वही टाइम फिक्स है, रिसोर्सेज फिक्स है, एवरीथिंग इज फिक्स। अब इसी के अंदर आपको डिसाइड करना है दैट यू विल हैव टू स्टडी ऑल्सो, and you have to devote time for your friends and the other enjoyment things. So आप यहाँ पे सिंपली चेक करो, और अगर आप पढ़ाई भी करोगे तो आपको पता है आपके पास टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और 8 थे, वैसे अगर आप चेक करो तो 8 से ज़्यादा हो जाते हैं आपके पास, क्योंकि अगर जैसे एसएम और आईटी वाज उसको आप स्प्लिट करो तो वो 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। सो यू हैव टू डिवोट द टाइम मैक्सिमम टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या आपको इस तरह से टाइम डिवोट करना है सो दैट यू गेट द मैक्सिमम आउटपुट। सो यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स के अंदर जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन को यही डिसाइड करना है कि वो प्रोड्यूस करे, जो गुड्स को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं या वो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या वो गुड्स को जो डील कर रहे हैं, ठीक है, आपको ये चेक करना होगा ये किस सीक्वेंस में करे और किस क्वांटिटी में करे, आपको ये ध्यान रखना है। इन व्हाट क्वांटिटी इट शुड बी मेड एंड इन व्हाट रेशियो इट शुड बी मेड, करेक्ट, किस रेशियो में ये गुड्स को बनाए, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, योर प्रोडक्ट मिक्स। दिस इज ओनली कॉल्ड एज योर प्रोडक्ट मिक्स। तो आपको ये ध्यान रखना, तो आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट मिक्स को सेट करोगे, यू विल सेट द प्रोडक्ट मिक्स इन विच यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। आपको मैक्सिमम बेनिफिट जिस भी मेथड में मिलेगा, जिस भी प्रोडक्ट मिक्स में मिलेगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पर क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट मिक्स को सेट करोगे। सो जस्ट इफ वी गो बैक, यही वाला पॉइंट, ऐड न्यू प्रोडक्ट्स, रिमूव द फेल्ड और रिडंडेंट वंस। फिर आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी आपका क्या रहेगा, स्ट्रैटेजी वुड बी टू विन द कॉन्फिडेंस ओवर द कस्टमर और टू कन्विंस द कस्टमर कि आपके प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में क्या है, आपके कॉम्पिटिटर से बेटर है, और आप इस तरह से अपने ब्रांड को डेवलप करोगे जिससे कस्टमर लॉयल्टी,
कस्टमर रिकग्निशन और बेसिकली आपका ब्रांड रिकग्निशन जो हो वो यहाँ पर डेवलप हो जाए। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। सो दैट्स व्हाट वी हैड कवर्ड इन द प्रोडक्ट। नाउ टेल मी, डू यू रिमेंबर प्रोडक्ट के प्रोविजंस आपको अच्छे से याद है? डू यू रिमेंबर द प्रोविजंस ऑफ प्रोडक्ट प्रॉपरली? ये जो हमने पढ़ा था क्या आपको याद आ रहा है? जब मैं अभी जैसे रिविजन करवा रहा था, वर यू एबल टू रिकॉल व्हाट वी वर डिस्कसिंग बिफोर? ओके, ध्यान रखना प्रोडक्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? प्रोडक्ट के ऊपर आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा। फिर हमने इन सब चीज़ों को चेक किया। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर पॉइंट था वो किसके ऊपर आ रहा था? दिस वाज रिगार्डिंग द प्राइस, एंड प्राइस अगेन स्टैंड्स फॉर द मनी विच द कस्टमर विल हैव टू पे टू ऑब्टेन योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब प्राइसिंग जो है वो डिपेंड करता है बहुत सारे चीज़ों के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द कस्टमर, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी कितना आप रखते हो अपने प्रोडक्ट के अंदर, और आपके जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उनका क्या प्राइसिंग है, ठीक। फिर हम यहाँ पर ये भी चेक करते हैं क्या वैल्यू आप अपने कस्टमर को दे रहे हो, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे प्राइसिंग को फिट रखोगे। क्वालिटी, रिलायबिलिटी, देन सेफ्टी, कंपटीशन किस हिसाब का है। अगर कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता ना, इफ़ यू नो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, दे वुड नॉट हैव रिड्यूस देयर टैरिफ रेट्स इफ जियो हैड नॉट कम। सो अगेन यहाँ पर कंपटीशन किस हिसाब से आपको मिलता है, आप उसके हिसाब से यहाँ पे प्राइसिंग को सेट करते हैं, कितना डिजायर्ड प्रॉफिट आप रखते हो। डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए हम लोगों ने चेक किया था, या सेलिंग प्राइस को सेट करने के लिए हम लोगों ने देखा था दो तरीका है। एक तो आप क्या अप्रोच रखते हो, मार्केट बेस्ड अप्रोच, करेक्ट। एक आप रखते हो मार्केट बेस्ड अप्रोच, जिसमें आप क्या बोलोगे, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है, मार्केट में जो प्राइस चलता है उसके हिसाब से फिर आप अपने प्राइसिंग को फिक्स रखते हो। दूसरा अप्रोच क्या था, कॉस्ट प्लस अप्रोच, करेक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ कॉस्ट प्लस अप्रोच? कॉस्ट प्लस अप्रोच में क्या होगा कि आपका जो भी कॉस्टिंग है उसके ऊपर आप अपना डिजायर्ड प्रॉफिट लगाते हो, एंड दैट्स हाउ यू कैलकुलेट योर सेलिंग प्राइस। बट दिस डज नॉट वर्क एवरी टाइम, बिकॉज एंड स्पेशली इफ यू आर इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, हमने यही चेक किया था, इफ यू आर इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट दिस कॉस्ट प्लस मेथड मे नॉट वर्क, बिकॉज आपको प्राइसिंग किसके हिसाब से रखना पड़ेगा, आपको प्राइसिंग रखना होगा कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से, बिकॉज अदरवाइज यू विल बी अनकॉम्पिटिटिव, या फिर आपके प्रोडक्ट शायद मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाए ड्यू टू द इनएक्यूरेट प्राइसिंग इन द मार्केट, राइट। देन यहाँ पर आपको ये एक और चीज़ चेक करना है कि दो तरीके से प्राइसिंग आप रखते हो। आप लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स भी रख सकते हो, आप हाई कॉस्ट प्रोडक्ट्स भी रख सकते हो। लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स आप कब रखोगे, लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स आप रखते हो जब आप यहाँ पर बेसिकली आपका जो टारगेट कस्टमर है वो कैसा है, प्राइस सेंसिटिव। और हाई कॉस्ट आप कब रखोगे, जब आप वहाँ पर क्या बोलोगे कि आपका जो कस्टमर है वो प्राइस सेंसिटिव नहीं है। और इसी के अंदर हमने दो कॉन्सेप्ट को और समझा था, प्राइस पेनिट्रेशन एंड प्राइस स्किमिंग बेसिकली। और प्राइस स्किमिंग के अंदर क्या होता है, देखो ये स्किमिंग वर्ड जो है इसका डेराइवेशन कहाँ से हुआ, स्किमिंग वर्ड हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम दैट, वो जैसे मिल्क बोलते हैं ना, मिल्क को स्किम करते हैं, ऊपर से जो मलाई रहता है, ठीक है। सो हम मलाई क्रीम वाले क्राउड को हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। सो ऑब्वियसली क्रीम क्राउड को आप क्या करते हो, प्राइसेस हाई देते हो। और पेनिट्रेशन मीन्स यू विल गो डीप। सो इफ लेट्स से दिस इज द वेसल इन विच यू हैव केप्ट मिल्क, सो यू विल फाइंड क्रीम हियर, ठीक है, यू विल फाइंड क्रीम हियर, एंड एज यू पेनिट्रेट यू विल गो डाउन, करेक्ट। गो डाउन मीन्स आप अगर इसको यही इनकम हायरार्की में चेक करो तो ये इस तरह से हो जाता है कि स्किमिंग में आप सिर्फ इनके ऊपर फोकस करोगे, और पेनिट्रेशन में यू वुड गो डाउन, तो आप ये बॉटम ऑफ द पिरामिड के ऊपर फोकस करते हो, इनके ऊपर फोकस करते हो। सो दिस इज हाउ इट गोज। सो दिस इज द स्किमिंग एंड द पेनिट्रेशन पॉलिसी। स्किमिंग पॉलिसी कहाँ पर चलेगा, जहाँ पर जो आपके टारगेट बायर्स है या जो टारगेट कस्टमर्स है, दे आर व्हाट, दे आर प्राइस इनसेंसिटिव बट दे आर सेंसिटिव टू द नोवेलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, पैसा भले ही आप ज़्यादा ले लो, बट हमें प्रोडक्ट जो चाहिए वो बिल्कुल अलग चाहिए, मार्केट में अलग नया प्रोडक्ट होना चाहिए। बट पेनिट्रेशन के अंदर आपका क्या हो जाएगा, आपको प्राइसिंग क्या रखना होगा, यू विल हैव टू कीप इट एट अ लो प्राइस, एंड इट विल बी फॉर दोज कस्टमर्स हु मे नॉट बी एबल टू बेसिकली अफोर्ड अ हायर प्राइस। तो आप क्या करते हो, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग बिल्कुल लो रखते हो, सो दैट यू गेट मैक्सिमम कस्टमर। सो जैसे जियो ने क्या किया था, प्राइस पेनिट्रेशन पॉलिसी अडॉप्ट किया, और स्किमिंग के अंदर आप एब्सोल्युटली वहाँ पर जो अपना common example है, you can put Apple. So Apple adopts what? It adopts skimming policy. Reliance usually adopts what? The penetration policy, and Reliance Jio is the best example in this case, right?
नेक्स्ट आ जाता है आपके पास यहाँ पे क्या, व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेस, सो प्लेस रिप्रेजेंट्स व्हाट, प्लेस रिप्रेजेंट्स कि आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कहाँ मिलेगा, ठीक है, आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में कहाँ मिलेगा, उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्लेस। नाउ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक मार्केटिंग डिसीजन इज टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मार्केटिंग चैनल। अब ध्यान रखना, one of the most basic marketing decision is to choose the most appropriate marketing channel. Now if you notice, कोई भी बड़ा ब्रांड अगर इंडिया में स्टार्ट होता है, राइट, एंड एज फार एज योर फैशन इज कंसर्न्ड, आप मुझे बताओ वो कौन सी सिटी में अपने स्टोर को लॉन्च करता है, कोई भी, मुंबई, मुंबई, वाई मुंबई, वाई डू दे कीप इट इन मुंबई, आप मुझे बताओ वो बॉम्बे में क्यों स्टोर को ओपन करता है, बॉम्बे या कई बार आपको वो दिल्ली में मिलेगा। इफ़ यू सी स्टारबक्स, स्टारबक्स बॉम्बे के अंदर स्टार्ट हुआ था, वाई स्टारबक्स हैड स्टार्टेड इन मुंबई, परचेसिंग पावर, परचेसिंग पावर, एंड यहाँ पर लोग उस प्रोडक्ट को समझेंगे, ठीक है। आप इमेजिन करो किसी गांव में, ठीक है, किसी गांव में, नाउ आई डोंट वांट टू नेम एनी टाउन और दिस, बट आपको एक ऐसा बताता हूँ, किसी टाउन में जाके या किसी टीयर 2 सिटी में या वहाँ पर जाके आप स्मॉल टाउन के अंदर यू वुड हैव ओपन स्टारबक्स, ठीक है, आप स्टारबक्स ओपन करते और आप स्टारबक्स में क्या बोलते, 285 रुपीज़ का एक कोल्ड कॉफ़ी, करेक्ट। आप सोचो इसका डायरेक्ट कंपैरिजन किसके साथ होता, सीसीडी, जहाँ पर एक कॉफ़ी कितने का, कोल्ड कॉफ़ी कितने का मिल जाता, 150 रुपीज़ का। आप सोचो स्टारबक्स हिट ही नहीं हो पाता, हिट ही नहीं हो पाता, क्यों नहीं हिट हो पाता, बिकॉज वहाँ पर लोग इसको जानते ही नहीं। तो प्लेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पर वही डिसाइड करते हो कि मार्केटिंग के अंदर यू ट्राई टू चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट चैनल, ठीक है, यू ट्राई टू चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट चैनल कि कहाँ पर हम अपने गुड्स को और अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को केटर करें। सो प्लेस स्टैंड्स फॉर द कंपनीज एक्टिविटीज दैट मेक्स द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कंज्यूमर, एंड वन ऑफ द मोस्ट बेसिक मार्केटिंग डिसीजन इज टू चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मार्केटिंग चैनल। नाउ strategies should be taken for the management of the channels by the ownership of product is transferred from producers to customer, and in many cases the system by which the goods are moved where they are produced and where they are purchased by the final customers। तो basically ये क्या बात बता रहे हैं, आप प्लेस में आप इस सिस्टम को भी डिसाइड करोगे। बेसिकली इट इज़ टॉकिंग अबाउट योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इट इज़ टॉकिंग अबाउट योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कैसे अपने प्रोडक्ट्स को मूव करोगे। तो ये आपका जैसे फैक्ट्री हो गया, तो फैक्ट्री से आपका गुड्स फर्दर किधर जाता है, फैक्ट्री से आपका गुड्स आगे जाएगा लेट्स से होलसेलर को, होलसेलर से रिटेलर को, रिटेलर से अल्टीमेट कस्टमर को, कई बार यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह भी हो सकता है। तो आप ये जो चैनल है, ये चैनल को भी डिसाइड करते हो किस में, प्लेस के अंदर ही। सो एक बार फिर से देखो, स्ट्रैटेजी शुड बी टेकन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द चैनल, ओके, by the ownership of the product which is transferred from producers to customer, and in many case the systems by which, तो ये कौन से सिस्टम का बात कर रहे हैं, it is talking about your distribution system by which the goods will be moved from the place where they are produced, that's your factory, and where they are purchased by the final customers। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। now if you remember Zara, ठीक है, if you remember Zara, Zara has done a complete vertical integration। If you know, Zara has done a complete vertical integration। कितनों को ये पता है कि Zara खुद ही अपने कपड़ों को डिज़ाइन करता है, खुद ही कपड़ों को स्टिच करता है, और जितने भी इनके स्टोर्स हैं ये Zara के खुद के स्टोर्स हैं। Zara कभी भी फ्रेंचाइजी वगैरह ऐसे नहीं देता, ये कम्प्लीटली इनका खुद का वर्टिकल इंटीग्रेशन रहता है। सो दिस इज़ देयर when it comes to place, right? so यहाँ पे आता है, so strategies applicable to the intermediaries, ये आ गया, such as wholesaler, retailers, this must be designed। So the distribution policy of the company are important determinants of the functioning of marketing। Now the decision to utilize a particular marketing channel or channel set the pattern of the operation of the sales force। So we'll more get to learn more about when we study logistic। अब जब logistic आएगा तो वहाँ पर definitely ये अपना ज़्यादा कवर होगा, because वहाँ पर हम बातें किसके बारे में करेंगे, इसी distribution channel के बारे में। logistic डील ही करेगा ये आपके पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बाद। बट एज ऑफ नाउ अगर आप यहाँ पे प्लेस को पिकअप करो तो प्लेस से आपका क्या पॉइंट्स हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे प्लेस को फिक्स करें मार्केटिंग मिक्स में, अगर हम प्लेस को फिक्स करें तो प्लेस में क्या हो जाएगा, हाउ द गुड्स विल बी अवेलेबल टू द कस्टमर्स, ठीक है, आप ये डिसाइड करोगे। दूसरा, प्लेस में क्या डिसाइड करोगे यहाँ पर, सेकेंड थिंग
यू आर गोइंग टू सर्च द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर आ जाएगा सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। तो प्लेस में आपके ये चीज़ें आ जाएंगी, that how the goods will be available to the customer and you have to select the appropriate distribution channel। तो ये दो चीज़ आपका प्लेस के अंदर आ जाता है। इसमें फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के पॉइंट्स को भी आप यहाँ पर ऐड करके लिख सकते हो। वैसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा नहीं आपको, बिकॉज प्लेस के ऊपर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा नहीं। प्लेस के ऊपर आपका ऐसे 4 पीस के साथ में एक क्वेश्चन आ जाएगा, प्लेस के ऊपर आपका क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आपको ये दो पे मिलेगा, वन इज़ योर प्राइसिंग, अनदर इज़ योर प्रोडक्ट एंड देन योर प्रमोशन। प्रमोशन के लिए अगर मैं बोलूँ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द 4 पीस। वो 4 पीस में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रमोशन, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट प्रमोशन, प्रमोशन इज व्हाट। नाउ सी इफ़ वी आस्क अबाउट प्रमोशन, आप वैसे तो कुछ भी लिख सकते हो, बट थोड़ा सा आप लैंग्वेज और वर्डिंग्स का यहाँ पे ध्यान देना क्या होता है इन केस ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन में आप क्या करोगे, प्रमोशन में you are going to undertake certain activities, right? Why do you undertake certain activities? So that you can communicate what the merits of the product। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, किसको बताओगे, to the target customers, जो उसको खरीदेगा। प्रमोशन का डेफिनेशन समझ में, सिंपल। प्रमोशन आर व्हाट, प्रमोशन आर द सेट ऑफ एक्टिविटीज which are undertaken to communicate the merits of the product to the customers, okay, or to the target customers who are going to buy it, right? तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर प्रमोशन में, जैसे लास्ट क्लास में हमने लिखना शुरू किया था, वैसे हम यहाँ पे प्रमोशन के लिए पॉइंट्स को लिखना शुरू करते हैं। एंड सो दैट यू गाइज स्टे विद मी, तो आप भी मुझे यहाँ पर क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में पॉइंट्स बताते जाओगे कि सर हाँ ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ये पॉइंट्स आप नहीं लिख सकते। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट इज प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर देयर आर set of activities, right? These set of activities are undertaken. So why they are undertaken? They are undertaken to communicate. Now communicate what? Communicate the merits of the product। और किसको communicate करेंगे, to the customers और to the target customers। तो बस ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो अगेन इट इज सेट ऑफ एक्टिविटीज, ये एक, which is undertaken to communicate दूसरा, what merits of the product तीसरा, to the target customers चौथा। आप बताओ, is this clear? Is this clear? तो आपको ये ध्यान रखना है when we talk about promotion। दूसरा पॉइंट आप चेक करो, दूसरा पॉइंट यहाँ पर अपने पास क्या आता है। तो दूसरा पॉइंट अपने पास यहाँ पे आ रहा है that strategies are needed to combine the individual methods such as advertising, personal selling and sales promotion into a coordinated campaign। तो आपको ये डिसाइड करना, क्योंकि आप देखो प्रमोशन कैसे कर सकते हो, यू कैन डू प्रमोशन बाय एडवर्टाइजिंग, बाय पर्सनल सेलिंग एंड बाय सेल्स प्रमोशन। हम चेक करेंगे इन चारों के बीच में, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और इसमें से किस मेथड को आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे या किस रेशो में इन तीनों को ही आप सिलेक्ट करोगे, वो आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा। देन इन एडिशनल आपको प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, राइट, व्हेन द प्रोडक्ट मूव फ्रॉम द अर्लियर स्टेज to the later stage of its product। So basically यहाँ पर second point which you can write here is what, here we select the different modes of promotion। जैसे कि आप वहाँ पर पर्सनल सेलिंग करवाओगे, राइट, या आप यहाँ पे सेल्स प्रमोशन करोगे। आप किस तरह से सेल्स प्रमोशन करते हो आप उसको चेक करोगे, या फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, यू आर गोइंग टू डू advertising। So you have to decide amongst the three, and then you have to decide amongst the three in what extent it is to be done, in what extent it is to be done। आप ये भी यहाँ पर क्या करते हो, डिसाइड करते हो in case of promotion, right? फर्दर हम देखते हैं यहाँ पर हम क्या पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे देखो, मॉडर्न मार्केटिंग इज हाईली प्रमोशन ओरिएंटेड। ध्यान रखना, एक कमेंट का क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये बन सकता है दैट मॉडर्न मार्केटिंग इज हाईली प्रमोशन ओरिएंटेड। अग्री करते हो, अग्री करते हो? आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी प्रोडक्ट का एग्जाम्पल ले लो,
इनफैक्ट फॉर दैट मैटर ऑफ सेक आप मूवीज़ का एग्जाम्पल ले लो। आप देखो मूवीज़ में पहले कितना प्रमोशन होता था। आप मुझे बताओ, एक मूवी का ट्रेलर आता था, वो भी पिक्चर देखने जाते थे तो दूसरे मूवी का ट्रेलर दिखता था, और टीवी के अंदर भी ट्रेलर्स वगैरह ही आते थे, बेसिक रहता था। कहाँ इतना प्रमोशन एक्टिविटीज़ होता था, बट फास्ट 10-15 ईयर्स, राइट, इफ़ यू सी 15 ईयर्स भी नहीं, लास्ट 10 to 12 ईयर्स में अगर आप चेक करोगे मूवीज़ के लिए कितना प्रमोशन होने लग गया। वो सीरियल्स वगैरह में आ रहे हैं, राइट। वो तारक मेहता में आप देखो, कोई भी मूवी रिलीज होता है, बड़ी मूवी अगर रिलीज होगी, दे कम ऑन दैट शो, देन दे कम ऑन अदर रियलिटी शोज, वो बिग बॉस में आ जाएंगे, राइट। सो ऑल दोज प्रमोशन, सो मॉडर्न मार्केटिंग जो है वो हाईली प्रमोशन ओरिएंटेड है। कपिल शर्मा के शो में आते हैं, यस एग्जैक्टली, कपिल शर्मा के शो के अंदर आ जाएंगे, राइट। इसके अलावा देखो, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर, आपके कॉलेजेस के अंदर आए कि नहीं, बट आई यूज टू स्टे राइट ऑपोजिट टू NMIMS। सो वहाँ पर मैं देखता था, वहाँ पे वो मिट्टी भाई NMIMS कॉलेज के अंदर भी प्रमोशन के लिए आते थे जब भी मूवीज़ होता था। येस, सो मेनी इवेंट्स यूज टू हैपन, राइट। सो वहाँ पर आपको कॉलेज के अंदर दे कम, देन मॉल्स के अंदर वो जाते हैं, जो PVRs वगैरह जहाँ पर भी रहेगा, या जो भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर रहता है, प्रोड्यूसर व्हाटएवर, सो वहाँ पर ये लोग जो बेसिकली जहाँ पर भी मूवी रिलीज होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ इट गोज। तो ये प्रमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप मुझे बताओ, इतना प्रमोशन करना क्यों ज़रूरी है? वाई वी से दैट द मॉडर्न मार्केटिंग इज हाईली प्रमोशनल ओरिएंटेड? वाई डू वी से दिस? लोगों को पता चले, तो पहले क्या लोगों को पता नहीं चलना चाहिए था? क्या पहले, हर्ष बोल रहे हैं यहाँ पे लोगों को पता चले अबाउट द प्रोडक्ट्स, तो पहले क्या आपको लोगों को बताने का ज़रूरत नहीं था? पहले उनको अपने आप पता चल जाता था? हर्ष थोड़ा सा फिल्टर करो, मैं सरकास्टिकली आपको बता रहा हूँ। इतना बड़ा मार्केट नहीं था, पीपल गेट टू नो अबाउट द मूवीज, क्रिएट मोर अवेयरनेस, राइट। सो यहाँ पर एक पॉइंट जो सना ने बताया है, आप सबके पॉइंट्स करेक्ट है, लेकिन एक पॉइंट जो यहाँ पे सना ने बताया, दैट आई फील इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दैट इज इंक्रीज्ड कंपटीशन। यस यस, ये आ गया आपका मेजर रीजन। आपका कंपटीशन क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज्ड कंपटीशन, इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज्ड मार्केट साइज। इनफैक्ट सिर्फ कंपटीशन नहीं, आप अपने मार्केट साइज को भी चेक करो, आपका मार्केट साइज भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको वहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो जैसे आप में से कई लोगों ने ये रीज़न भी दिया, लाइक सूरज, यू हैव आंसर्ड क्रिएट मोर अवेयरनेस। देवांग, आपने भी ऑलमोस्ट यही बात लिखा, बट आपने मूवीज़ के ओरिएंटेशन में बता दिया दैट पीपल गेट टू नो अबाउट द मूवी, राइट। सो इतना बड़ा प्रोडक्ट है, जैसे हर्ष आपने बताया था, इतना बड़ा मार्केट नहीं था पहले, तो लोगों को पता चल जाता था अपने आप। सो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। देन व्हाट केशर हैज सेड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट रिमाइंडर इन माइंड। आप बार बार एक ही चीज़ को वो देखते रहोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें क्या हो जाती है, हिट कर जाती है मार्केटिंग के थ्रू। सो दैट्स व्हाट इज योर मार्केटिंग इज, राइट। तो आप ये इनफैक्ट कोई भी एड कैंपेन्स वगैरह को आप देखो तो वो, यस एग्जैक्टली, लाइक IPL, आप कोई भी एड कैंपेन्स वगैरह को आप देखो, वो एड कैंपेन्स कितना कैची बनाते हैं, वो कितना कैची एड कैंपेन्स बनाते हैं। वो इस तरह का एड्स आपको बना कर देंगे जो आपके मुंह पे आराम से सेट हो जाए, राइट। सो लोगों की आंखों में लेवल बन जाता है प्रोडक्ट्स का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हितेश, करेक्ट। सो इसी टाइप से सिनेरियोज वहाँ पर रहते हैं। सो दिस इज हाउ यू ट्राई टू डू मार्केटिंग। और आज की डेट में अगर आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मतलब जो दिखता है वो बिकता है, जो डायलॉग है इट इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग। बट एक चीज़ आप ध्यान रखना, आप अपने आंसर में प्लीज़ ऐसे कोई हिंदी कहावत को, ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मत लिखना। आई हैड सीन, आई एम नॉट मेकिंग इट अप, राइट, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, आई एम टेलिंग यू, आई हैड सीन इन वन आंसर दैट दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट ही हैड रिटन, ये जो यहाँ पर मॉडर्न मार्केटिंग से रिलेटेड कोई आंसर था, उसने पता है क्या आंसर लिखा था, वॉट एवर इज सीन इज सोल्ड, राइट। तो जो दिखता है वो बिकता है। प्लीज़ ऐसे करके आप है ना, कोई भी टर्मिनोलॉजीज को आप इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट मत करना, वो मुहावरे हिंदी में ही अच्छे लगते हैं, राइट। सो डोंट डू दैट। यस, ब्रांड इक्विटी आपका डेवलप हो जाता है। सो मॉडर्न मार्केटिंग इज हाईली प्रमोशनल ओरिएंटेड एंड यू रिक्वायर लॉट ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज। एंड इसी के लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, दे स्ट्राइव टू पुश देयर सेल्स and market standing on a sustained basis and in a profitable manner under the conditions of complex of direct and indirect competitive situations. So
यहाँ पर क्या होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने सेल्स को पुश करने की कोशिश करेगा, अपने मार्केट शेयर को बढ़ाएगा, और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक बार हो गया काम खत्म, और ना सस्टेन बेसिस और ना रेगुलर बेसिस पे आप क्या कोशिश करोगे कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में लगातार बिकता रहे, एडमिस्ट ऑफ ऑल योर इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट कंपटीशन जो भी आप यहाँ पर फेस कर रहे हो उसके लिए. देन प्रमोशन ऑल्सो एक्ट एज अ impetus to the marketing. Now what does this word mean? Impetus, equivalent, ओके ओके, इक्विवेलेंट भी नहीं इसमें. देखो, और अगर मैं आपको करेक्ट वर्ड बताऊं, सो आप अब एक काम करो, जब इस टाइप का वर्ड मिलता है तो आप क्या करोगे, देखो इसको आप एक काम करो, क्लिक करने की कोशिश करो, प्रमोशन एक्ट एज एन इम्पेटस टू द मार्केटिंग. तो ये क्या कर रहा है, आपको क्या लग रहा है ये वर्ड का क्या मतलब होगा? आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए. इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन इक्विवेलेंट टू मार्केटिंग, rapidly, right, boost. So catalyst is the word, to make the process faster. Yes, catalyst, okay. So it works like a catalyst, encouragement, बिल्कुल करेक्ट. ये सारे जो वर्ड्स आए यहाँ पे, वो बूस्ट करेगा, रैपिडली और बढ़ाएगा. तो प्रमोशन जो है वो आपके मार्केटिंग को क्या कर देगा, और बूस्ट कर देगा, प्रोसेस को और फास्ट बना देगा, एनकरेज करेगा आपके मार्केटिंग को. इट विल इंस्पायर योर मार्केटिंग प्रोसेस. सो दिस इज व्हाट इज देयर, राइट. तो आपको ये भी ध्यान रखना है. देन इट इज अ साइमल्टेनियस communication, persuasion and conditioning process, right. Now there are at least four major there are at least four major direct promotional methods और tools. उसमें क्या क्या अपने पास है, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन. अब हम यहाँ पे देखते हैं इनका क्या रहता है. अब एग्जाम में आप ध्यान रखना, आपको कैसा क्वेश्चन मिलेगा, यू कैन गेट अ 2 मार्क क्वेश्चन फॉर दिस ईच. हर एक के लिए 2 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है. यू कैन गेट अ 2 मार्क क्वेश्चन फॉर एडवर्टाइजिंग, करेक्ट. तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2 मार्क्स के लिए आप क्या लिखोगे. अब 2 मार्क्स का जब क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखना है, बिल्कुल टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है. क्या मैंने आप लोगों को टाइम रेशियो बताया था आंसर लिखने का? हैव आई सेड यू अबाउट द टाइम रेशियो, हाउ टू राइट योर आंसर इन द एग्जाम? आई थिंक आई हैव नॉट डिस्कस विद यू ऑल. देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, सो दैट व्हेन यू राइट योर आंसर तो आपको भी यहाँ पर क्लिक रहे. आप चेक करो, आपके पास 3 घंटा है, करेक्ट. 3 घंटे में आपको पेपर पढ़ना. सी इनिशियल यू गेट 15 मिनट्स. सो अनलाइक कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स और कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट स्टूडेंट, आपको ये 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाता है टू रीड द क्वेश्चन पेपर, करेक्ट. ये मिलता है ना आप लोगों को. ये हमारे अटेम्प्ट से शुरू हुआ था, लाइक व्हेन आई वाज इन CA PCC, उस टाइम पर मेरे CA इंटर के टाइम पर ये शुरू हुआ था, राइट. तो ये 15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलता है. सो टेक्निकली आपके पास ये पूरा 3 घंटा है अपने पेपर को कंप्लीट करने के लिए. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट 3 आवर्स, इट इज़ व्हाट, इट इज़ 180 मिनट्स which you have, in which you have to write what, you have to write a 100 marks paper, करेक्ट. सो अगर आप यहाँ पे रेशो निकालो, सो आपके पास फॉर एवरी 1 मार्क यू हैव हाउ मच टाइम, यू हैव 1.8 मिनट्स का टाइम, ठीक है. तो आपके पास अब क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के होंगे, एटलीस्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अगर अब मैं आपको बताऊं तो आपके पास एक 2 मार्क का क्वेश्चन होगा और एक 5 मार्क का क्वेश्चन होगा. दिस यू कैन अप्लाई फॉर योर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो कैलकुलेशन, बट एज फार एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कंसर्न 2 मार्क्स रहेगा. सो 2 मार्क्स इंटू 1.8 मिनट्स अगर आप करो तो आप चेक करो 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपके पास 3.6 मिनट्स हो जाते हैं, ठीक है. 3.6 मिनट्स मतलब लगभग आपके पास 3 से लेके 4 मिनट तक का टाइम है. 3 to 4 मिनट्स का आपके पास टाइम है. 3 से 4 मिनट में आप क्या कर सकते हो, अपने पूरे आंसर को कंप्लीट कर सकते हो. सेम वे अगर एक 5 मार्क का क्वेश्चन है, सो आपके पास 5 1.8, सो तकरीबन आपके पास 9 मिनट्स है अपने इस आंसर को लिखने का, जिसमें मैं आपको बोलता हूँ 8 से 10 मिनट तक का टाइम ले सकते हो अपने आंसर को लिखने का. सो व्हेन यू प्रैक्टिस द पास पेपर ऑल्सो, उस वक्त आप चेक करो जो भी आप आंसर लिख रहे हो, आपको 8 से 10 मिनट अपने इस 5 मिनट के क्वेश्चन को देना है, ठीक है. ये 5 मार्क के क्वेश्चन को 8 से 10 मिनट का आप टाइम दो. इफ़ यू नो द आंसर,
ट्राई टू राइट। तो सपोज करो 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपने कंटेंट लिख लिया, 5 मिनट में आपका कंटेंट पूरा कंप्लीट हो गया। स्टिल अगर आपको कोई पॉइंट और याद आ रहा है तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो, बिकॉज आपने इसके लिमिट को एक्सीड नहीं किया है। हाँ, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में सर 10 मिनट हो गया, अभी भी पॉइंट्स याद नहीं आ रहे एंड यू आर स्टिल बीटिंग अराउंड द बुश, तो क्या करो, लीव अ ब्लैंक पेज। अगर आपको लगता है बाद में याद आ जाएगा, नहीं तो उस क्वेश्चन को छोड़ो और अगले क्वेश्चन पे भर जाओ, आगे बढ़ जाओ आप। तो इससे फायदा क्या होगा, यू विल इंश्योर दैट यू आर राइटिंग ऑल द आंसर्स, ठीक है। नहीं तो अपना क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में हम एक्सेस लिख के आ जाते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन के अंदर हम बहुत ही कम लिख कर आते हैं। वी राइट वेरी लेस इन फ्यू ऑफ द क्वेश्चन एंड किसी क्वेश्चन के अंदर हम बहुत ज़्यादा एक्सेस में लिख के आते हैं। ये मिसमैच अपना दो चीज़ों के साथ आपको गड़बड़ करता है। एक तो क्या होगा, एग्जामिनर भी देखेगा कि भाई क्वेश्चन नंबर 1A में तो भर के लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1B में तो कुछ लिखा ही नहीं इसने। तो एक तो यहीं पर आपने सामने वाले को बता दिया कि इसमें आपको आंसर कम आता है। दूसरा क्या गड़बड़ होता है, जब आप इसमें एक्सेस लिखने लगते हो ना, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 में आप ज़रूरत से ज़्यादा लिखना आपने शुरू किया, सो व्हाट विल हैपन, व्हाइल यू विल रीच टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर पेपर, यू मे गो आउट ऑफ टाइम, यू विल बी शॉर्ट ऑफ टाइम, एंड व्हेन यू विल बी शॉर्ट ऑफ टाइम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आप क्या करोगे, आप फटाफट से आंसर लिखने का कोशिश करोगे। उस वक्त दो चार चीज़ें जो आप मेजरली मिस्टेक हो जाता है, एक तो आपका हैंड राइटिंग टॉस पे जाएगा, आपका हैंड राइटिंग बिल्कुल टॉस में हो जाता है, क्योंकि आप इतना गंदा हैंड राइटिंग लिखते हो तो वो आपका गड़बड़, क्योंकि जल्दीबाजी में आप लिखते हो तो आपका हैंड राइटिंग खराब होता है। दूसरा, आपका पैनिक बटन अच्छा खासा प्रेस हो चुका होता है। अब जब पैनिक बटन आपका प्रेस हो जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका आंसर प्रिसाइज नहीं होगा, यू मे नॉट राइट टू द पॉइंट, आपको बहुत सारी चीज़ें जो आप वहाँ पर भूल जाओगे, सो यू मे टेंड टू फॉरगेट द मेजर पोर्शन। अब कोई अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप कर रहे हो, सो हो सकता है आप वहाँ पर जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक कर दो और उस सिली मिस्टेक की वजह से आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, पूरा का पूरा गलत हो जाए। सो आपको ये सब ध्यान रखना है कि यू डिवोट द मैक्सिमम टाइम। सो व्हेन एवर अ स्टूडेंट आस्क मी कि सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कितना लेंथ होना चाहिए, क्या लेंथ होना चाहिए, तो मैं हमेशा ये बताता हूँ, जब भी आप अपने आंसर को लिखो तो सबसे पहले आप रेलेवेंट पॉइंट्स को लिखोगे। जब भी आप अपने आंसर को लिखोगे, जितना रेलेवेंट पॉइंट्स होगा उन रेलेवेंट पॉइंट्स को आप लिखोगे। उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं सर, मुझे आंसर को और एलैबोरेट करने का मन कर रहा है, बिकॉज आई कैन राइट सम ऑफ द पॉइंट्स हियर, देन मे बी यू कैन राइट द एक्स्ट्रा प्रोविजंस, राइट, जिसमें आप बाकी एग्जाम्पल्स एक्स्ट्रा के अंदर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप एग्जाम्पल्स को लिख सकते हो, यू मे लिंक विद द अदर कॉन्सेप्ट्स, और यू कैन ऑल्सो हैव अ ऑल्टरनेटिव प्रोविजन, करेक्ट, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है तो आप यहाँ पर ऑल्टरनेटिव प्रोविजन भी दे सकते हो, सो दिस कैन बी डन। सो आप इस तरह से करके अपने आंसर को लिखोगे, बट ध्यान रखना ये आपको स्टार्ट में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो पेपर एनालिसिस होगा, दिस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट रेलेवेंट पॉइंट्स यू राइट। दिस इज एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा जो होगा इसकी वजह से आपको बोनस मार्क्स मिल जाएगा। इसकी वजह से दो फायदा होगा, एक तो आपको बोनस मिलेगा और आपके पीछे जो बैठा हुआ है, मतलब आपके बाद जिसका पेपर चेक हो रहा है, उसके लिए नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज ऑफ वन सिंपल थिंग, कि अब होता है ना, सपोज करो मैं यहाँ पे अब्दुल का पेपर चेक कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने अब्दुल का पेपर चेक किया, अब्दुल के पेपर में मुझे खाली ये रेलेवेंट पॉइंट्स मिले, उसने लिखा पॉइंट नंबर 1 2 3 नो प्रॉब्लम। मैंने करिश्मा का पेपर चेक किया, उसमें भी 1 2 3 नो प्रॉब्लम। फिर मैंने हितेश का पेपर चेक किया, मैंने देखा हितेश ने 1 2 3 तो लिखा, इसके अलावा उसने 2 एग्जाम्पल्स भी इधर कोट कर दिए। अब क्या होगा, हितेश के बाद में जब मैं राहुल का पेपर चेक करूंगा, मुझे राहुल का पेपर थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लगने लगेगा, मैं बोलूँगा अरे यार हितेश ने तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखा था। सो वेयर आई वॉज सपोज टू गिव लेट्स से 4 मार्क्स टू राहुल, इट इज़ पॉसिबल साइकोलॉजिकली अगर आप देखो तो हो सकता है मैं राहुल को यहाँ पर 3 मार्क्स ही दूँ, बिकॉज आई मे फील दैट हिज आंसर इज व्हाट, हिज आंसर इज इनकम्प्लीट। इन सब को हम क्या बोलते हैं, माइंड गेम्स। इन सब को हम लिटरली बोलते हैं क्या, माइंड गेम्स। और ये मतलब अगर कोई आपको बोले कि दिस इज़ अ मिथ, तो मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई करूँगा, क्योंकि मेरा सीए फाइनल का जो ग्रुप 1 क्लियर हुआ है, ठीक है, मेरा सीए फाइनल का ग्रुप 1 कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज के साथ ही क्लियर हुआ था। इनफैक्ट मेरा सीएस फाइनल भी जब क्लियर हुआ, सी एवरीथिंग इज गेटिंग ऑन रिकॉर्ड वट एवर आई एम सेइंग, करेक्ट। तो आप देखो ये भी काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रैटेजीज की वजह से क्लियर हुआ था। अब इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मेरा जो सीए पीसीसी था वो बेचारा 3 अटेम्प्ट में पास हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगा कि चलो कोई बात नहीं, सेकेंड अटेम्प्ट में थोड़ा सा झटका लगा कि कुछ तकलीफ है, थर्ड अटेम्प्ट में रियलाइज किया कि क्या कॉमन मिस्टेक्स मैं वहाँ पे कर रहा हूँ, एंड देन इन थर्ड अटेम्प्ट आई कुड क्रैक इट, एंड व्हेन आई क्रैक्ड इट मेरा स्कोर बहुत अच्छा, एक्सेप्शनली वेल स्कोर वहाँ पर आया था, और इसी का फ़ायदा हुआ कि ये सब फिर मेरे एक एक अटेम्प्ट में निकलते गए। सो दैट्स द बेनिफिट यू गेट व्हेन यू
बेसिकली डू बिट ऑफ स्ट्रैटेजीज, मतलब ये जो प्लानिंग आप करते हो, तो ये सारा प्लानिंग फिर उस वक्त किया एंड प्रॉपरली अपने आंसर को एग्जीक्यूट किया. सो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू फील कि सर आंसर कितना लिखना है, कितने पॉइंट्स लिखने, कितना होना चाहिए, तो आप ध्यान रखना जितना मार्क्स है उसके हिसाब से आप देख लो आपके पास कितना टाइम है. डिवोट दिस मच टाइम. अब कुछ क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स का जिसमें आपको हो सकता है 2 मिनट के अंदर ही आपका आंसर हो जाए, इससे ज़्यादा लिखने को हो भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब वहां पर भी ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आप लिखना शुरू करो, बट स्पेशली 5 मार्क वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ, अगर 5 मार्क वाले क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद आते हैं एंड यू स्टिल हैव टाइम, डू राइट एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स और समथिंग. बट नहीं सर, मेन प्रोविजन लिखते वक्त ही 9 मिनट खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, 1-2 मिनट में एग्जाम्पल्स हो सकता है तो ठीक, नहीं तो आप आगे बढ़ो. सो जब आप यहाँ पर पर्सनल सेलिंग के लिए लिखोगे 2 मार्क्स का आंसर, तो आपका बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए. आप यहाँ पर यू विल नॉट बी बीटिंग अराउंड द बुश, नो इंट्रोडक्शन, नो कंक्लूजन, नथिंग. स्ट्रेट अवे जो पूछा टू द पॉइंट आप वहां पर क्या करोगे, डिलीवर करोगे. सो लेट्स बिगिन विद अगेन पर्सनल सेलिंग. तो आप देखो पर्सनल सेलिंग के लिए वो क्या बता रहा है. सो पर्सनल सेलिंग इज वन ऑफ द, आई वुड ऑल्सो अप्रिशिएट, इस समय अगर आप अपने पास जो नोटबुक रखा हुआ है, जैसे लास्ट क्लास में अपन ने किया था, आप यहाँ पे नोटबुक बनाकर रखो अपने पास में, और हम यहाँ पर रखते हैं पर्सनल सेलिंग. ठीक है, आप अपने नोटबुक में इस तरह से लिख के रखो पर्सनल सेलिंग, और आप सिंपल ऐसे इसमें कुछ नोट डाउन करोगे एज इफ आप किसी सेमिनार में आए हुए हो और स्पीकर वहां पे बोल रहा है और वहां से आप कुछ कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करते हो. ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं है, बस खाली ऐसे बुलेट पॉइंट्स में हम चीज़ों को ऐड करते जाएंगे. ठीक है, सो इवन इफ यू मिस समथिंग देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज स्लाइड्स का लिंक तो वैसे भी आपको मिल जाएगा, सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम. बट फिलहाल आप यहाँ पर क्या रखना कि क्या की पॉइंट्स है जो अपने को आंसर यहाँ पे अपने आंसर के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है. एंड आई थिंक दिस हैज अगेन गॉट हैंग. यार हैंग क्यों हो रहा है इतना, जस्ट अ मिनट. टेक्नोलॉजी बड़ी बेवफा है, राइट. एनीवे, सो रीस्टार्टेड, या दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, राइट. ओके, सो नाउ यू विल गेट दिस. अब आप देखो यहाँ पे क्या होता है व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनल सेलिंग. तो पर्सनल सेलिंग इज व्हाट, आपको पता है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्स प्रमोशन. व्हाई, क्योंकि आप पर्सनल सेलिंग में क्या करते हो, यू डू फेस टू फेस इंटरैक्शन. सो लेट मी हाईलाइट दीज विद रेड कलर, राइट. इसको रेड कलर से मैं हाईलाइट करता हूँ और इन पॉइंट्स को हम लिखेंगे. इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रमोशन. देन इट इन्वॉल्व्स व्हाट, फेस टू फेस इंटरैक्शन आपका यहाँ पर होता है जब आप सेल्स करते हो. किसके साथ फेस टू फेस इंटरैक्शन करते हो, अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स. हु आर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, जो आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपके ये कस्टमर बन सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, नाउ डोंट टेक इट द अदर वे, बट एग्जाम्पल की तरह आपको बता रहा हूँ, यू आर अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर फॉर CA फाइनल, कि भाई अभी इंटर क्लियर हो गया तो फाइनल के लिए तो प्रोस्पेक्टिव आप ही हो. सो अगेन फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, जो आपको लग रहा है कि आपके प्रोडक्ट्स को क्या करेगा, फ्यूचर में खरीदेगा. अब इसमें क्या रिक्वायर होता है, इट रिक्वायर्स और इट प्रोवाइड्स व्हाट, हाई डिग्री ऑफ पर्सनल अटेंशन. ठीक है, क्योंकि पर्सनल सेलिंग हो रहा है तो 1-to-1 बैठ के आप बात कर रहे हो. सो व्हेन यू डू 1-to-1 कॉन्वर्सेशन या 1-to-1 इंटरेक्शन जब आपका होता है तो उसमें हाई डिग्री ऑफ पर्सनल अटेंशन जाता है. इन पर्सनल सेलिंग ओरल कम्युनिकेशन इज मेड विद द पोटेंशियल बायर्स, येस और नो. और आप यहाँ पर क्या करते हो, यू फोकस, द फोकस इज टू डेवलप व्हाट, द फोकस इज टू डेवलप रिलेशनशिप विद द पोटेंशियल बायर. अभी भावुक मत हो जाना, रिलेशनशिप विद द पोटेंशियल बायर, यहाँ पर रिलेशनशिप मतलब कस्टमर रिलेशनशिप. ओके, बट इट द ends up with the efforts of making the sale. तो आप यहाँ पर कस्टमर के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा डेवलप करते हो, द कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर क्लाइंट रिलेशनशिप जो आप डेवलप करोगे, एंड द ऑब्जेक्टिव आपका क्या रहता है, दैट यू लैंड अप मेकिंग अ सेल. नाउ पर्सनल सेलिंग में अगर आप बताओ तो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है. व्हाट इज द मेजर हर्डल इन केस ऑफ पर्सनल सेलिंग, दैट पर्सनल सेलिंग वुड रिक्वायर व्हाट, पर्सनल सेलिंग वुड रिक्वायर, आप ये देखो, a very high cost as the sales personnel will be expensive. आप यहाँ पे ध्यान रखना,
पर्सनल सेलिंग के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम ये रहता है दैट इट विल रिक्वायर व्हाट, इट विल रिक्वायर हाई कॉस्ट, क्योंकि आप सिंपल सा बात है ना, आप सिंपल सा चीज़ चेक करो, जब 1-to-1 सेलिंग करोगे तो आप लार्ज मार्केट को केटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे, और जो पर्सनल सेलिंग करेगा वो ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा चार्ज करेगा। सो दे कैन फिजिकली अटेंड ओनली वन कस्टमर एट अ टाइम। तो आप यहाँ पे देखो ओनली वन कस्टमर एट अ टाइम, सो ये आपके लिए इट इज़ नॉट अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे टू रीच आउट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ना। इमेजिन करो जियो को अगर लॉन्च करना होता और वो पर्सनल सेलिंग करते, घर घर जाके अपने प्लान्स को लॉन्च करते, तो कितना डिफिकल्टी होता। सो इट इज़ नॉट अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। नाउ as it is highly effective measure to pursue a potential customer into making purchase, personal selling is used in all kinds of industrial products। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पर्सनल सेलिंग ज़्यादातर किस में होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में और कॉमर्शियल गुड्स के अंदर। अगर आपको ज़्यादा बताऊं तो इन केस ऑफ कॉमर्शियल गुड्स, कितनों ने डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर वेट करते वक्त वहाँ पे किसी ना किसी एजेंट को देखा है, जो दवाई का फार्मास्यूटिकल कंपनी का कोई एजेंट रहता है। सो हर्ष बोलता है मी, राइट। हाँ, तो आप लोगों ने जैसे देखो, दिस इज व्हाट हैपेंस। वो क्या कर रहे हैं, वो पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं। वो वहाँ पर क्या करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं। वो जाते हैं, वो डॉक्टर को बताते हैं ये प्रोडक्ट, यस एमवे इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, एमवे इज वन ऑफ द प्रोडक्ट विच फोकसेस ऑन पर्सनल सेलिंग, राइट। करेक्ट करिश्मा, यू आर करेक्ट। देन हर्ष, आपका पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया। नो में बोल शायद उनको, ओके सो आई थिंक थोड़ा सा एमआर बोलते हैं उनको। हाँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, यस यस एमआर। सो आप यहाँ पे जब अपन पर्सनल सेलिंग के लिए लिखेंगे तो वी विल से टू डॉक्टर्स मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स दे कम एंड डू द पर्सनल सेलिंग, राइट। तो आप मुझे बताओ, ये आपके दिमाग में पॉइंट सेट हुआ कि नहीं हुआ? ये जो पॉइंट्स यहाँ पर है, क्या ये आपके दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ, ये वाले पॉइंट्स? इज दिस क्लियर? ओके, अगर ये आपके दिमाग में सेट हुआ तो अब हम एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू राइट द पॉइंट्स फॉर पर्सनल सेलिंग। तो आप मुझे बताओ एक एक करके कि पर्सनल सेलिंग में आप क्या क्या लिख सकते हो। आप एक एक करके मुझे पॉइंट बताते जाओ कि पर्सनल सेलिंग में आप क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो। सबसे पहला तो क्या रहेगा, यहाँ पर आप क्या करते हो, यू डू 1-to-1 इंटरैक्शन, यू विल डू 1-to-1 इंटरैक्शन, ओके। एक पॉइंट आपका ये आ जाता है। फिर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, पर्सनल अटेंशन इज गिवन टू ईच कस्टमर, राइट। सो पर्सनल अटेंशन टू ईच कस्टमर और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, ऑल राइट। देन फर्दर आपका क्या पॉइंट आ जाएगा, इट इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट ओरल कम्युनिकेशन, यस यहाँ पर ये भी आ जाएगा, इट इन्वॉल्व्स ओरल कम्युनिकेशन। देन इट इज हाईली कॉस्टली, करेक्ट। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग relationship with the customer, so this helps in developing relationship with customer, fantastic। फिर तो हाईली कॉस्टली, ओके। तो यहीं पर अपन एक पॉइंट को ये भी डालेंगे कि कैन नॉट केटर अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स बिकॉज वन कस्टमर एट अ टाइम बाय वन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। हाई कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, नॉट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। तो यहाँ पर तो हाईली कॉस्टली हमने लिखा, तो इसी के आगे लिख लेते हैं कि इट मे नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब अच्छा तो है बट इट मे नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव, ओके। टारगेट प्रोस्पेक्ट, हाँ, यूज्ड बाय इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सो मोस्टली यूज्ड बाय इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। फिर बीच में कुछ कुछ पॉइंट्स मेरे मिस हो गए, आई थिंक। फोकस इज ऑन डेवलपिंग पर्सनल हाई कॉस्ट 1-to-1 इंटरैक्शन, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी रिटर्न। फेस टू फेस इंटरैक्शन, तो इसी के आगे मैं लिख देता हूँ 1-to-1, देन फेस टू फेस इंटरैक्शन, फेस टू फेस इंटरैक्शन इज देयर, राइट। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रमोशन, one of the oldest form of selling और प्रमोशन, करेक्ट, यहाँ पर आ गया। अब इसके अलावा अगर आप चाहो
तो पर्सनल सेलिंग में आप एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल्स अपने दो आ जाते हैं, दो एग्जाम्पल्स अपने क्लास के अंदर ही डिस्कस हो गए। एक तो क्या हो गया, एमवे, एमवे इट फोकस ऑन और इट रिलाइज ऑन डायरेक्ट, या आपका यहाँ पे पर्सनल सेलिंग होनी। देन फिर अपन यहाँ पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में भी लिख सकते हैं। सो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफन विजिट डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स, तो ये भी एक तरीके का क्या है, दिस इज ऑल्सो पर्सनल सेलिंग। आप बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं, पर्सनल सेलिंग क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, फेयर इनफ। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजिंग, तो अब बताओ एडवर्टाइजिंग के लिए अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, लिख सकते हो? अब देखो कितने सारे पॉइंट्स आपके पास हो गए। अब इसके बाद आप मुझे बताओ आपका 2 मार्क्स आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? श्योर शॉट मिलेगा। इनफैक्ट मैं बताता हूँ अगर 5 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ गया तो भी अगर आप इन पॉइंट्स को थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हुए वहाँ पर लिख दोगे तो भी आप आराम से आंसर को लिख पाओगे 5 मार्क्स के लिए भी। बट ज़्यादातर मेरे हिसाब से 2 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। देन आप देखो नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, एडवर्टाइजिंग। तो आप देखो एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या रहेगा। सो हम जैसे हमने यहाँ पे पर्सनल सेलिंग के लिए लिखा था वैसे ही हम यहाँ पर एडवर्टाइजिंग के लिए आंसर को लिखेंगे। सो इन केस ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होता है, सो एडवर्टाइजिंग इज अ नॉन पर्सनल, राइट? सो इट इज अ नॉन पर्सनल, ठीक है, हाईली फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक प्रमोशनल मेथड। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन पर्सनल, व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन पर्सनल? एडवर्टाइजिंग को नॉन पर्सनल क्यों बोलेंगे? हाँ, बिकॉज देयर इज नो फेस टू फेस इंटरैक्शन, देयर इज नो फेस टू फेस इंटरैक्शन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाईली फ्लेक्सिबल, व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाईली फ्लेक्सिबल, व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाईली फ्लेक्सिबल? बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट जो रहेगा आपका वो एडवर्टाइजमेंट्स आप क्विकली क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, राइट? उसको आप चेंज कर सकते हो। डायनामिक इसलिए बोलेंगे क्योंकि आप लार्ज पब्लिक को एक साथ पहुंचा देते हो, लार्ज पब्लिक को एक साथ पहुंचा देते हो, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डायनामिक। बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहता है आपका। सो ये एडवर्टाइजिंग के 3 फीचर्स अपने को मिले। देन द मीडिया फॉर एडवर्टाइजिंग इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड्स पैम्फलेट, ब्रोशर, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, होर्डिंग्स, डिस्प्ले बोर्ड, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। और आज की डेट में अगर आप इसमें ऐड कर दो तो यहाँ पर और एक चीज़ क्या आ जाएगा, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज अनदर रोड फॉर प्रमोशन, राइट? नाउ आपके पास बहुत सारे मेथड्स है। गेमिंग जोन ऑल्सो, ओके ओके, गेमिंग जोन ऑल्सो, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई गेमिंग जोन भी। बट क्या है गेमिंग जोन? अगर धवल आप अनम्यूट करके बताओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। व्हाट इज गेमिंग जोन? अच्छा, गेम्स के बीच में एडवर्टाइज, ओके ओके। सो अगेन दैट्स अनदर वे ऑफ एडवर्टाइजिंग, गुड। अगर ऐसा है तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट ओके। गेम्स के बीच में जो एडवर्टाइजिंग आता है, एप्लीकेशंस के बीच में जो आते हैं, यस बिल्कुल सोशल मीडिया, ये दोनों गेमिंग जोन भी आ जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द अप्रोप्रिएट मीडिया, राइट? जिससे आपको क्या पता चल सके, इसका इफेक्टिवनेस पता चल सके। सो चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट मीडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं धवल, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। सो देखो, चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट मीडिया इज इंपॉर्टेंट फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज, बिकॉज अगेन क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर चेक करोगे। जैसे कोई मूवी का प्रमोशन करना है आपको, तो अब पैम्फलेट, ब्रोशर्स में नॉट बी अ वेरी गुड वे टू प्रमोट। मैगजीन्स कैन बी फाइन, होर्डिंग्स कैन बी फाइन, डिस्प्लेज फाइन। तो आप यहाँ पर चेक करना पड़ेगा आप किस चीज़ के लिए यहाँ पर एडवर्टाइज करवा रहे हो, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा आपका इफेक्टिवनेस, ठीक है? देन द मीडिया कैन बी अगेन द मीडिया कैन बी अगेन व्हाट? लोकल, रीजनल और नेशनल, और आज की डेट में अगर आप बताओ तो इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। नाउ द टाइप ऑफ मैसेज, कॉपी and illustration are a matter of choice and creativity, correct? Now advertising may be directed towards consumers, it can be directed towards middlemen, or it can be a opinion leaders, ठीक है? तो opinion leaders कौन होते हैं? ये जैसे मूवीज के लिए क्रिटिक्स नहीं होते,
वैसे प्रोडक्ट्स के लिए भी आपका ऐसा ओपिनियन लीडर रहता है जो आकर क्या करते हैं, आप कई बार देखो वो यूट्यूब पे जाते हैं और वो बताते हैं आज नायका से हमने ये प्रोडक्ट लिया, इसको हम अनबॉक्स करके देखेंगे, मेकअप का सामान है, राइट। देन यू कैन ऑल्सो हैव, कई बार कोई मोबाइल फ़ोन होता है तो मोबाइल फ़ोन की को भी अनबॉक्स करते हैं, लाइक द प्रोडक्ट दैट आई एम यूजिंग, हाँ टेक्निकल गुरुजी अनबॉक्सिंग, राइट, टेक गुरुजी। सो ये लोग उनकी बात कर रहे हैं, ओपिनियन लीडर्स मतलब ये उनकी बात कर रहे हैं, राइट। देन एडवर्टाइजिंग इज likely to succeed in promotion of the sales of an organization, but its effectiveness is in respect of the expenditure cannot be directly measured, right। इसका क्या मतलब हो गया कि देखो एडवर्टाइजिंग से आपको काफ़ी हद तक चांसेस है कि आपका सेल्स जो होगा वो इंक्रीज होगा, लेकिन ये कितना इफेक्टिव हुआ या कितना हम बताते हैं ना कॉस्ट इफेक्टिव हुआ, ये आपका पता करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि भाई कितना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, वो मेजर करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि कितने लोगों ने वो ऐड को देखकर ही यहाँ पर बेसिकली ये सामान को खरीदा। ना इफ़ यू रिमेंबर, आपने अकाउंट्स के अंदर कभी पढ़ा होगा, वो आप देखते हो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, या हैव यू हर्ड ऑफ दिस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसमें अगर आप देखो तो ये जो एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट है इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया जाता है, यस और नो? यस, ह्यूज मार्केटिंग का जो खर्चा होता है उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया जाता है। जबकि आप एक सिंपल सा बात देखो, आप जब एडवर्टाइजिंग करते हो, ठीक है, एडवर्टाइजिंग इज अ एक्सपेंस which is related to sales, which is directly related to sales, so it should be written off in the ratio of sales, but why is it written off as a deferred revenue expenditure? तो आपने सपोज करो किसी एक्टर को हायर किया और उसको 5 करोड़ रुपए दिए और आपने उसको बोला 5 साल तक आप हमारे लिए ऐड करोगे, ठीक है, आपने शाहरुख खान को हायर कर लिया और आपने उसको बोला 5 साल तक आप मेरे कंपनी के लिए ऐड करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 1 करोड़ पर एनम, और आप बैलेंस 4 करोड़ को किसकी तरह ट्रीट करोगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करोगे। व्हाई डू यू डू सो, व्हाई डू यू डू सो, ऐसा आप क्यों करते हो? व्हाट्स द लॉजिक फॉर प्रीपेड? ओके, बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, ओके, सो व्हाई डू यू राइट ऑफ दिस वे, व्हाई डू यू राइट ऑफ दिस वे? जबकि एडवर्टाइजिंग आप चेक करो, एडवर्टाइजिंग आपका डायरेक्टली सेल्स से है, एडवर्टाइजिंग तो डायरेक्टली आपके सेल्स से रिलेटेड है। हाँ, एट अ टाइम शो नहीं कर सकते, बिल्कुल करेक्ट, तो इसको 5 साल है तो इसको हम हर साल 1-1 करोड़ राइट ऑफ करेंगे, बट एडवर्टाइजिंग तो सेल्स से रिलेटेड है, सो व्हाई डोंट वी राइट ऑफ इन द सेल्स लार्जर अमाउंट, ओके, राइट। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एडवर्टाइजिंग करके, ठीक है, एडवर्टाइजिंग करके कितना सेल्स होगा ये अपने को नहीं पता। बहुत मेजर इशू ये है कि अपने को नहीं पता एडवर्टाइजिंग करके सेल्स कितना होगा। डेफिनेटली आप लोगों ने जो रीज़न दिया कि इट्स अ लार्ज अमाउंट, एक साल में हम 5 करोड़ को राइट ऑफ नहीं करेंगे, यहाँ पर रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, दैट दिस एक्सपेंस रिलेट्स टू 5 ईयर्स, सो इट शुड बी रिटन ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, राइट। ना एडवर्टाइजिंग आपका सक्सेसफुल हो चाहे आपका एडवर्टाइजिंग सक्सेसफुल नहीं हो, आप इस तरह से उसको राइट ऑफ करते हो। यस, हीरा ने जो बताया कि विराट कोहली के बैट के ऊपर वो एमआरएफ का स्टिकर जो लगा हुआ है, तो इन सबको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं। अब ध्यान रखना ये एडवर्टाइजिंग किया क्या नेसेसरी है आपके आज से सेल्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा? यू नेवर नो। आपने देखो विराट कोहली, देखो आपको मैं बताता हूँ, विराट कोहली के बैट के ऊपर, ये उसका क्रिकेट बैट है, वैसे आई शुड नॉट मेक लाइक दिस बट लेट्स से ये उसका क्रिकेट बैट है और उसने यहाँ पर लिख दिया एमआरएफ, ठीक है। नाउ कैन यू फाइंड अ मेथड टू डिटरमाइन कि क्योंकि विराट कोहली के बैट के ऊपर एमआरएफ लगा है, मैंने इसीलिए एमआरएफ का टायर खरीदा। कैन यू फाइंड आउट हाउ मेनी टायर्स वर सोल्ड based on this Virat Kohli's bat? Answer is no. So even though the advertising is sales oriented, it depends on sale, but we cannot calculate what amount of sales have been made pursuant to this advertising. अब बताओ, this is clear? So यहाँ पर
यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि देखो आप एक सिंपली चेक करो, MRF का फॉर एग्जाम्पल सेल्स आ गया, लेट्स एग्जाम्पल 3000 करोड़, ठीक है, MRF का सेल्स है 3000 करोड़। नाउ MRF का सेल्स ये अगर विराट कोहली अपने बैट पे स्टिकर नहीं लगाता तो भी 3000 करोड़ ही होता, बट MRF वुड नेवर गेट टू नो यस how much sale is made due to a particular ad, we can never get to know। जो देवांग ने यहाँ पे बताया, you can never get to know कि एक particular goods के सेल होने की मतलब एक particular advertisement की वजह से आपका कितना सेल हो गया। आप एक और एग्जांपल दो, कोका कोला ने, ठीक है, इन द ईयर 2003-2002 उस टाइम पर आमिर खान को अपॉइंट किया था एड्स के लिए, करेक्ट, आमिर खान को अपॉइंट किया था ऐड के लिए, और उसकी वजह से उन्होंने एक ना यहाँ पे पंच लाइन निकाल दिया था, ठंडा मतलब कोका कोला, उसकी वजह से कोक का सेल्स बढ़ गया था और कोक का सेल्स बहुत ह्यूज तरीके से बढ़ा था। बट वी डोंट नो हाउ मच वॉज सेल्स वॉज मेड ड्यू टू आमिर खान, मतलब कितने लोग हैं जो आमिर खान की एड को देखकर ही कोक पी रहे। सेम वे इन्होंने 2004 के अंदर एक निकाला था वनीला कोक, इन्होंने एक वनीला कोक निकाला था और उसके लिए किसको अपॉइंट किया था, फॉर दैट दे हैड अपॉइंटेड विवेक ओबरॉय, राइट, उन्होंने विवेक ओबरॉय को अपॉइंट किया। ये प्रोडक्ट 3 महीने में फ्लॉप हो गया, 3 महीने में ये प्रोडक्ट बंद हो गया। अच्छा, फिलहाल आप जो विवेक ओबरॉय का बॉलीवुड में स्टेटस देखते हो, ये वैसा स्टेटस नहीं है, ही वॉज द नेक्स्ट प्रॉमिसिंग एक्टर इन बॉलीवुड दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट वनीला कोक जो था वो प्रोडक्ट ही फ्लॉप हो गया ना। अब आप कैसे बताओगे कि एडवर्टाइजिंग की वजह से फ्लॉप हुआ, टेस्ट की वजह से फ्लॉप हुआ, यू विल नेवर गेट टू नो। सो एडवर्टाइजिंग जो है उससे कितना सेल्स हो गया या व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन सेल्स, how much increase in sales or how much decrease in sales, it is very difficult to ascertain this amount। that's the reason advertising cost effective है या नहीं ये पता करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा difficult हो जाएगा। हर्ष बोलते हैं कि अपन यहाँ पर इफ़ वी गिव कूपन्स देन वी कैन फाइंड आउट, बट आप मुझे बताओ टीवी पे जो ऐड आ रहा है उस पर कूपन कैसे दोगे आप, टीवी पे जो ऐड आ रहा है उस पर तो आप कूपन दे नहीं सकते हो। सो दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू एडवर्टाइजिंग कि भाई कितना ज़्यादा सेल्स आपका यहाँ पे इसकी वजह से हुआ, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आज की डेट में अगर मेरे को ऐसा लगता है कि ये वीवो वाले जो है, ठीक है, वीवो या जो भी मोबाइल फ़ोन्स है, ये अगर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करे ना तो भी चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि इनका प्रोडक्ट बहुत सस्ता है। अभी कितना भी यहाँ पर ये चाइनीज़ आउटरीच निकल जाए कि चाइना के प्रोडक्ट को बैन करो, ये करो, बट अल्टीमेटली खरीदेंगे क्या? वो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट ही खरीदेंगे, तो उनको एडवर्टीजमेंट करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। दे विल नॉट हैव टू डू एडवर्टीजमेंट। वाई? बिकॉज अल्टीमेटली इंसान जाकर क्या बोलेगा, भाई सबसे सस्ता फ़ोन कौन सा है वो बताओ, मेरे को ये फीचर्स चाहिए, सबसे सस्ता कौन सा है। तो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट निकालना इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप बताओ ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? एडवर्टाइजिंग आपको क्लियर हुआ कि नहीं? यस, सो रेडमी का फ़ोन 90 सेकेंड्स में सोल्ड आउट हो गया, राइट। सो ओके, तो एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू राइट आउट point out the points which are there for advertising। so advertising के लिए पहला पॉइंट आप यहाँ पर क्या लिखोगे? it is the most dynamic method, it is the most dynamic method जिसमें आप क्या कर सकते हो, you can do maximum reach to the customers, जिसका maximum reach है। फिर advertising क्या है? it is a non-personal, it's a non-personal mode because यहाँ पर there is no interaction, there is no interaction between the consumer and the buyer and the seller, ठीक है। इसके अलावा आप एडवर्टाइजिंग कैसे कर सकते हो? एडवर्टाइजिंग के लिए यू विल हैव टू सिलेक्ट द प्रॉपर मोड या सिलेक्ट द प्रॉपर मीडियम जिसमें आप क्या करोगे, इसको एडवर्टाइजिंग करोगे, करेक्ट। और इसके अंदर आपके पास अलग अलग मीडियम क्या है, जैसे आप यहाँ पे न्यूज़पेपर, तो बेसिकली अगर मैं बताऊँ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक, सो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, वेदर वी वांट टू गो फॉर प्रिंट मीडिया और वी वांट टू गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, करेक्ट, और वी वांट टू गो फॉर सोशल मीडिया, आप कैसे यहाँ पर करोगे इसके ऊपर जाएगा। देन दिस विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, दिस विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट कि किस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पे जा रहा है।
और क्या पॉइंट्स आ सकते हैं? इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल, बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे सूरज ने जो बताया, इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल, it is highly flexible. Yes, it can be local, regional, national. So the target can be local, it can be regional, or it can be national, right? Okay. फिर यहाँ पे creative का, हाँ, so unique products and creative ideas. So this will require highly, this is highly creative, correct, this is highly creative mode. Then it may or may not be cost effective. यहाँ पर जैसे एक पॉइंट है cost effective, so cost effectiveness needs to be assessed, cost effectiveness needs to be assessed, and this is very difficult, which is very difficult, which is quite difficult to assess. This is quite difficult to access. Yes, the expenditure cannot be measured directly. Expenditure cannot be measured directly. Correct. So advertising से related अपने काफ़ी आ गए. हाँ, एक और point अपना यहाँ पे आ गया. Advertising can focus on, advertising can focus on, it can focus on the direct customers, correct, or it can be for the intermediaries, or it can be for the opinion leaders, right? So this is how it goes, advertising. वो आप देखते हो, अरे मेरे जोमेटो पे इतने फॉलोवर्स हैं, अगर तेरे प्रोडक्ट की मैंने मार दी ना तो याद रखना कोई खरीदेगा नहीं, राइट? हैव यू सीन दैट? वो कौन से मूवी में तो आता था, आई थिंक समवन डिड दैट एड, आई थिंक कुशा कपिला डिड, और दैट कोई तो किसी पर्टिकुलर चीज़ का एक ऐड आया था जिसमें उन्होंने बताया था देखो मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, राइट, तो मेरा खाना फ्री कर दो या वैसा कर दो, समथिंग इट वाज देयर. सो आप चेक करो, ये आपका क्या हो जाता है, एडवर्टीजमेंट के लिए यहाँ पर आ जाएगा. ओके, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट मोड ऑफ मार्केटिंग. आप मुझे बताओ, ये आपको क्लियर हुआ? क्या ये आपको क्लियर हुआ? ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं आया? ओके, गुड. अब आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अबाउट द पब्लिसिटी. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द पब्लिसिटी. अब देखो, पब्लिसिटी में और मार्केटिंग में एक बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, एक बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, एक बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है एडवर्टाइजमेंट में और पब्लिसिटी में. पब्लिसिटी आपको करना नहीं पड़ता, आपको अपने आप मिल जाता है, अटेंशन मिल जाता है. पब्लिसिटी के अंदर क्या रहता है, यू ऑटोमेटिकली गेट दैट अटेंशन. सो इट इज़ अगेन व्हाट, इट इज़ अगेन अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशनल. ठीक है, सिमिलर टू एडवर्टाइजिंग, बस खाली यहाँ पर डिफरेंस क्या है, नो पेमेंट्स आर मेड टू द मीडिया इन केस ऑफ लाइक जस्ट लाइक इट इज पेड इन एडवर्टाइजिंग. ठीक है, आप मुझे बताओ, when you talk about Ambani family, when you talk about Ambani family, right, जब अनंत अंबानी की शादी थी, अनंत नहीं, आकाश अंबानी की जब शादी थी या ईशा अंबानी की शादी थी, आई थिंक दे हैड गॉन टू तिरुपति और दे हैड गॉन टू सम प्लेस जहाँ पर पूरी फैमिली ने लोगों को बैठकर खाना खिलाया था, अपने हाथों से परोस के खाना खिलाया था. वहाँ पर क्या गया, पब्लिसिटी. वहाँ पर क्या गया, पब्लिसिटी. भाईजान सलमान भाई, पब्लिसिटी का क्या मतलब होगा कि आपको मीडिया अटेंशन मिल जाता है, वर्ड ऑफ माउथ. आप सिंपली चेक करो, सोनू सूद, मुझे बताओ उसको क्या मिला, पब्लिसिटी. या एग्जैक्टली, उसको क्या मिल गया, पब्लिसिटी मिल गया. सी, पब्लिसिटी इज़ नॉट ऑलवेज रॉन्ग. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पब्लिसिटी गलत है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि पर्टिकुलर तरीके से भी आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, आप एडवर्टाइज कर सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिसिटी, पब्लिसिटी इज ऑल्सो नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन विच इज सिमिलर टू एडवर्टाइजिंग, बट देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस दैट यहाँ पर कोई पेमेंट आपका इन्वॉल्व नहीं होता, आपको मीडिया अटेंशन ऑटोमेटिकली मिल जाता है. सो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, दे ट्राई टू स्किलफुली प्रमोट देमसेल्व्स एंड देयर प्रोडक्ट विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी पेमेंट. और एक एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, कहीं पर सपोज करो फ्लड आ गया,
ठीक है, बारिश हो गई है, ठीक है, कई बार जैसे बॉम्बे में भी होता है, अपने को बारिश हो गई है। नाउ जब ये बारिश हो गई है, कहीं पर वाटर लॉगिंग हो चुका है, आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, पानी वाटर लॉगिंग हुआ है, वहाँ पर आप सामान, खाने पीने का सामान वहाँ पे डिलीवर करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, और आपने किसके साथ टाई अप किया, जोमेटो के साथ टाई अप किया, ठीक है। आप वहाँ पे खाना डिलीवर करने जाते हैं और वहाँ पर क्या रहता है, वो जो मीडिया वाले उस चीज़ को कवर कर रहे हैं, आप देखते हो एक जोमेटो का बंदा, मैंने एक टी शर्ट पहना हुआ, जोमेटो का टी शर्ट पहना हुआ, खाना डिलीवर करने के लिए जा रहा है, तो अचानक से वहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ये देखिए यू नो कि जोमेटो का बंदा अभी भी डिलीवर करने जा रहा है, या फिर डोमिनोज का पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए कोई जा रहा है, एंड यू सी इतने बारिश में वो न्यूज़ के अंदर कवर हो जाता है, तो उसको क्या मिल जाता है, पब्लिसिटी। इफ़ यू टेक फॉर एग्जांपल, आई थिंक एक वो जोमेटो का सोनू भैया था जिनका स्माइल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, हु वाज दैट, राइट, राइट, हाँ, इंस्टाग्राम पे जो मीम्स बन जाते हैं, राइट, इंस्टाग्राम पे जो ये मीम्स बन जाते हैं, ये भी क्या है, पब्लिसिटी है, दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो योर पब्लिसिटी। टिकटॉक की नेगेटिव पब्लिसिटी, हाँ, सो किसी भी तरीके से, सो पब्लिसिटी कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो एंड द पब्लिसिटी कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। नाउ इफ यू सी आफ्टर द सैड डिमाइज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, आप चेक करो, रिया चक्रवर्ती, कल तो मैं कहीं पर देख रहा था, कुछ तो ऐड आ रहा था उसमें, महेश भट्ट के साथ शी वॉज देयर एंड वहाँ पर कुछ तो हो रहा था, अब ये नेगेटिव पब्लिसिटी वहाँ पर शुरू हो गया, राइट। करण जौहर के लिए, हाँ, स्टार किड ऑल्सो, तो पूरा स्टार किड, तो वो स्ट्रगल वाला जो पूरा टीम है, पूरे स्ट्रगल टीम को क्या हो गया, नेगेटिव पब्लिसिटी मिल गया, और अचानक से जो नॉन स्टार किड है उनको अचानक से यहाँ पर प्रमोशन मिलने लग गया कि देखो ये कितना काम कर रहे हैं, राइट, दे आर सो गुड, नवाजुद्दीन जिन्होंने सेल्फ मेड, सो आप ये देखो पब्लिसिटी इस तरह से होता है। सो पब्लिसिटी में आपको करना, कंगना रनावत इज कांस्टेंट, पब्लिसिटी के अंदर कंगना रनावत इज कांस्टेंट, उसको तो मतलब बात ही मत करो, राइट, कंगना रनावत को इज लाइक ऑल टुगेदर एट अ डिफरेंट लेवल। सो यहाँ पर आपको वही ध्यान रखना है दैट पब्लिसिटी, अब आप मेरे हिसाब से याद रखोगे पब्लिसिटी को, दैट पब्लिसिटी के लिए अगर हम बात करें तो पब्लिसिटी के अंदर इट इज़ अगेन नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन वेयर नो पेमेंट इज मेड। तो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को प्रमोट करेगा, किस तरह से, इस तरह से कि उनका पेमेंट, बेसिकली बिना पेमेंट के उनके प्रोडक्ट को क्या मिल जाए, मैक्सिमम पब्लिसिटी मिल जाए, right? Then publicity is a communication of the product or the brand by placing information about it in the media without paying for the time, ये देखो, without paying for the time, media or space directly. So this does, it is a way of reaching customer, it is a way of reaching customer with negligible cost, ठीक है। And the basic tools of publicity are what? It is press release, press conference, reports, stories, इंटरनेट रिलीज, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, ये सब पब्लिसिटी में निकल जाते हैं। हाँ, रिव्यू इन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट इज ऑल्सो, नहीं, हाँ, रिव्यू, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये एकदम करेक्ट है। जो लोग यहाँ पे कस्टमर रिव्यू देते हैं वो भी एक तरीके का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पब्लिसिटी। वेरी गुड हर्ष, ये वाला एग्जाम्पल अपन आंसर के अंदर भी लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे जो अमेजोन है, बेसिकली on the sites when you get review of the product, that is also what, that is also publicity। so एकदम सिंपल तरीका यहाँ पर आप करते हैं। so ये आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, पब्लिसिटी हो जाता है। so प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब अगर आप करते हो तो ये पब्लिसिटी हो जाता है। देन हाँ, PNG products one will be contributed to the education। yes, you can say कि यहाँ पर पब्लिसिटी इस तरह से भी आप ले सकते हो कि देखो अच्छा रहेगा, लेकिन पब्लिसिटी के अंदर आप अपने बारे में बात नहीं करते, पब्लिक आपके बारे में बात करता है, यू गेट द मीडिया अटेंशन देयर, राइट। सो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे पब्लिसिटी के लिए बुलेट पॉइंट्स में लिखना शुरू करते हैं कि पब्लिसिटी के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो हम क्या लिखेंगे। पब्लिसिटी, पब्लिसिटी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आ जाएगा। पब्लिसिटी इज ऑल्सो व्हाट, इट इज ऑल्सो नॉन पर्सनल एंड दिस इज नॉन पेड, दिस इज नॉन पर्सनल, दिस इज नॉन पेड, बिल्कुल करेक्ट। इसके अलावा आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके अलावा आप यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पब्लिसिटी के अंदर, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, यू ट्राई टू गेट ऑटोमेटिक मीडिया अटेंशन, यहाँ पर यू ट्राई टू गेन ऑटोमेटिक मीडिया अटेंशन, यहाँ पर देर इज नेग्लिजिबल कॉस्ट, देर इज नेग्लिजिबल कॉस्ट, दिस इज द
most effective way to reach most effective way to reach large targeted audience या targeted customers, right? It can be positive as well as negative. हाँ, बट लिखते नहीं हैं अपन इसको यहाँ पे, इसको अपन लिखते नहीं क्योंकि अपन पॉजिटिव के बारे में ही बात कर रहे हैं, राइट? देन लार्ज कस्टमर रीच आ गया. स्किलफुल प्रमोशन, यस दिस इज अ स्किलफुल प्रमोशन, स्किलफुल प्रमोशन. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे कि प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, राइट? व्हेन यू गेट इनटू द न्यूज़, जब आप न्यूज़ में आ जाओगे तो न्यूज़ रिपोर्ट्स, देन आपके बारे में अगर स्टोरीज वहाँ पे तैयार हो जाए, स्टोरीज, देन इंटरनेट रिलीज, देन इंटरनेट रिव्यूज़, इंटरनेट पे जो आपके यहाँ पर कस्टमर रिव्यूज़ हो जाते हैं ऑन अमेज़ॉन या ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स साइट पे जो आपको यहाँ पर पब्लिसिटी मिल जाता है, तो ये भी जाएगा. सो दिस इज हाउ इट गोज. तो पब्लिसिटी के अंदर आपका यही रहेगा. सो अब यहाँ पर जब आप लिखेंगे ना स्किलफुल प्रमोशन, तो हियर वी वुड से दैट ऑटोमेटिक मीडिया अटेंशन, दिस इज फॉर, ये अपन लिख देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव को अपन यहाँ पर ये लिख देते हैं ऑटोमेटिक मीडिया अटेंशन फॉर पॉजिटिव रिव्यू, फॉर पॉजिटिव रिव्यू, नॉट फॉर द नेगेटिव रीजंस, राइट? सो ये आपके पास पॉइंट आ जाता है, राइट? कुछ एग्जाम्पल्स है जो हम यहाँ पर लिख नहीं सकते, बट जैसे सोनू सूद वाला एग्जाम्पल हो गया, उसने अच्छा काम किया तो ऑटोमेटिकली ये पब्लिसाइज हो गया, राइट? सेम वे बीइंग ह्यूमन, सलमान खान ने इतने लोगों को हेल्प किया तो वो पब्लिसाइज हो गया, राइट? कोई भी चीज़ यहाँ पे, अक्षय कुमार ने 25 करोड़ डिपॉजिट किया, सो वो भी क्या हो गया, उसको पब्लिसिटी मिल गया, करेक्ट? तो पब्लिसिटी किसी भी तरीके से आपका यहाँ पे हो सकता है, राइट? देन लेट्स पिक अप दिस. लास्ट आ जाता है आपका क्या, सेल्स प्रमोशन. तो सेल्स प्रमोशन एक ब्रॉडर टर्म है. देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक ओमनीबस टर्म है, हर कुछ सेल्स प्रमोशन में आ जाता है. तो आप जो कुछ भी करो, चाहे आप पर्सनल सेलिंग करो, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट करो, चाहे आप पब्लिसिटी करो, ये सब क्या है, सेल्स प्रमोशन. इसके अलावा सेल्स प्रमोशन में आप देखोगे ये तो होता ही है, बट इसके अलावा जैसे आप डिस्काउंट्स, जो आप यहाँ पे कूपन कोड्स बता रहे थे, आप कॉन्टेस्ट वगैरह करवाते हो, आप मनी रिफंड करते हो, कैशबैक, इंस्टॉलमेंट सिस्टम देते हो, ठीक है, एग्जीबिशंस कराते हो, कायोक्स क्या होता है, लेट मी जस्ट सी, आई एम नॉट गेटिंग इट. अच्छा, ये आप जो मॉल्स के बाहर जो छोटे छोटे से वो बना देते हो, क्यूबिकल्स जो आप बना देते हो ना, कई बार देखते हो वो मॉल्स के बाहर वो छोटे छोटे से क्यूबिकल्स बने हुए रहते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर आ जाएगा, राइट? तो ये आपके यहाँ पर हो गए. देन आप फेयर्स जो आप लगाते हो, ठीक है, एग्जीबिशंस, ये सब आपके क्या होगा, दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट एज व्हाट, दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट एज सेल्स प्रमोशन. सो आप यहाँ पर ध्यान रखना, एनीथिंग विच बूस्ट योर सेल, anything, all these are means to boost your sales. So anything which boosts your sales is what is your sales promotion. It is your sales promotion. और ये आप क्या करते हो, sales promotion you do periodically, ठीक है? तो आप देखो स्टॉल्स, हाँ एग्जैक्टली, जो स्टॉल्स वहाँ पे लगता है, तो आप पीरियडिकली यहाँ पर क्या करते हो, सेल्स प्रमोशन वगैरह करते हो. हाउ मैन इफ यू स्टे नियर बोरीवली, सो इफ यू, अगर आपको पता है वो आदित्य कॉलेज में अगर आप चेक करो, राइट, साई बाबा नगर में जो आदित्य कॉलेज है, वहाँ पर अगर आप देखो तो कितने एग्जीबिशंस लगते रहते हैं वहाँ पे. सो मेनी एग्जीबिशंस दे आर देयर ऑन अ मंथली बेसिस, आपको वहाँ पर एग्जीबिशंस मिलेगा. तो ये क्या हो गया, आपके सेल्स प्रमोशन हो गए. तो इस तरह से करके आप यहाँ पे क्या करते हो, सेल्स प्रमोशन. सेम वे अगर आप चेक करो वो भाईदास हॉल विले पार्ले के अंदर अगर आप देखो, तो भाईदास हॉल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे अपने सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज उधर होते रहते. सो दिस इज व्हाट इज देयर इन योर सेल्स प्रमोशन. तो इट इज व्हाट, इट इज अ वाइडर टर्म, ओमनीबस टर्म, जिसमें सब इंक्लूड हो जाता है आपका पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, एंड इसके अलावा एनी मोड और एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू बूस्ट द सेल्स विल बी पार्ट ऑफ व्हाट, इट विल बी पार्ट ऑफ योर सेल्स प्रमोशन, राइट? अब अगला जो क्वेश्चन है, तो आपका 4P तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, आपका 4P तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया प्रमोशन के ऊपर आपको एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन मिल सकता है. इसके अलावा ध्यान रखना, ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, एंड आई थिंक ये एक किसी रीसेंट एग्जाम में भी आया था. दिस इज एन इंडिपेंडेंट एग्जाम क्वेश्चन. सिर्फ इतना सा आ जाएगा, व्हाट आर द एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स.
ये पढ़ते हो तो एक बार इसको रीड कर लेना, बट मुद्दे का टॉपिक तो यही है, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। ये तीन आपको याद रखना है। 4P तो है ही, ये 3 P's और आ गए यहाँ पे, ठीक है। पीपल, पीपल के लिए यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, द ह्यूमन एक्टर्स हु प्ले अ पार्ट इन द डिलीवरी। सो पीपल हु आर गोइंग टू डिलीवर योर मार्केट ऑफरिंग and they influence the buyer's perception. A simple example of this, आप मुझे बताओ, जब आप किसी केमिस्ट के पास जाते हो और आप उसको बोलते हो कि अंकल, एक सिंपल एग्जांपल, अंकल मेरे को ये पिंपल हो रहा है, इसके लिए आप कोई अच्छा मेडिसिन बताओ ना। सो प्रोबेबली इफ आई वुड गो, आई वुड से अरे यार ये हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल के लिए कोई अच्छा मेडिसिन बताओ ना, या कोई अच्छा हेयर ऑयल बताओ, या कोई अच्छा शैम्पू बताओ जिससे हेयर फॉल रुक जाए। नाउ आप मुझे बताओ, आप जब इस तरह से किसी दुकान में जाते हो तो आपको कौन गाइड करता है? इट्स द सेल्समैन। वहाँ पर जो शॉपकीपर होगा, जो शॉपकीपर होगा वो आपको बताएगा, जो काउंटर बॉय होगा वो आपको बताएगा। सो हियर इफ आई से द शॉपकीपर, और आई वुड से द काउंटर गाय, जो भी वहाँ पर काउंटर में बैठा है वो आपको बताता है कि हाँ ये प्रोडक्ट ले लो, ये अच्छा है, या ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। आपको आइडिया नहीं है, फॉर एग्जांपल आप जो ब्रेड लेने के लिए गए, आपको वो ब्रेड नहीं मिला, फिर आपको बोलता है एक काम करो ये वाला ब्रेड ले लो, ये भी अच्छा है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, ये भी मार्केटिंग मिक्स में ही पार्ट हो जाते हैं। सो दिस इज पीपल, ये वाला आ गया, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये बायर के जो आपका परसेप्शन होता है, जो उसको बहुत स्ट्रांगली ये इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप किस तरह से प्रोडक्ट को लेते हो। सो यू मे स्टार्ट परचेजिंग अ प्रोडक्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि आपके जो घर के पास में ग्रोसरी स्टोर वाला जो अंकल है, या वहाँ पर जो काउंटर गाय और काउंटर गर्ल इज देयर, उन्होंने बोला कि ये प्रोडक्ट अच्छा है तो आप ये प्रोडक्ट ले लेते हो। आप बताओ, दिस इज क्लियर? सो दिस गोज इन केस ऑफ योर पीपल, दिस गोज इन केस ऑफ योर पीपल, क्योंकि ये वहाँ पर क्या करते हैं, दे गिव द पर्सनल टच, और ये बेसिकली कस्टमर्स इनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो एक ये वाला पार्ट आ जाता है। दूसरा आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रोसेस, द वे द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर डिलीवर्ड। ये भी आपका क्या बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है, जिसमें आप चेक करो आजकल अमेजोन वगैरह से ये लोग जब गुड्स को बेचते हैं तो दे गिव यू व्हाट, दे गिव यू द ट्रैकिंग फैसिलिटी, they give you the tracking facility. They also tell you expected date of arrival, they also give you expected date of arrival, correct? अब ये जो expected date of arrival है, ये भी क्या हो गया, ये आपका प्रोसेस कि किस तरह से गुड्स आपके पास वहाँ पे पहुँचता है। so this is nice. Then your physical evidence, ठीक है। so the environment in which the market offering is delivered and when where the firms and the customers interact। तो आपने कितनी बार नोटिस किया कि जब आप कपड़े खरीदने के लिए जाते हो, ठीक है, व्हेन यू गो टू अ स्टोर वेयर यू हैव टू बाय क्लोथ्स, आप देखो वहाँ पर वो एसी ऑन रहता है। नॉन एसी वाला कपड़े का दुकान आपको कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। या फिर कितनों ने ऐसा नोटिस किया कि आप डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, लेने गए थे 4 आइटम और उठाकर 10 लेकर आए। कितनों के साथ ऐसा होता है कि आप स्टोर में गए, डिपार्टमेंटल स्टोर, लेट्स से डी मार्ट, हाइपर सिटी, बिग बाजार, रिलायंस स्मार्ट, किसी में गए और आप ज़्यादा सामान उठा कर लाए। मेरे साथ तो हर बार होता है। अगेन क्यों होता है? बिकॉज वहाँ पर जो एनवायरनमेंट होता है उसमें ऑटोमेटिकली, हैव यू एवर बीन टू हाइपर सिटी, हैव यू एवर बीन टू हाइपर सिटी गोरेगांव वाला? आई विल टेल यू, उस दुकान में घुसने के बाद मुझे ऐसे लगता है ज़िंदगी में कितनी कमी है, ये भी नहीं है मेरे पास, ये भी नहीं है मेरे पास, ये भी नहीं है मेरे पास, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। मतलब लिटरल में आपको मैं बताता हूँ, आई एम अ पर्सन हु स्लीप्स यू नो almost 4 AM 4:30 AM I sleep and I get up at 10:30 11, ये मेरा रूटीन रहता है। इफ़ जैसे अभी लॉकडाउन आपका होके रखा है, प्रेफरेबली मेरा यही रूटीन रहता है, ठीक है। आई ट्राई टू कीप दिस काइंड ऑफ अ रूटीन। अब है ना 10:30 बजे उठने के बाद में जब मैं वहाँ पर जाता हूँ ना हाइपर सिटी, मतलब नॉट 10:30 बजे उठ के, बट जब मैं हाइपर सिटी जाता हूँ, मुझे पता है वहाँ पर ऐसा फील होता है, यार ये कॉर्नफ्लेक्स को देख के ऐसा लगता है अपना रूटीन सुधारने का ज़रूरत है लाइफ में। यार कॉर्नफ्लेक्स सुबह सुबह खाना ही चाहिए, ठीक है। तो हर प्रोडक्ट को वहाँ पर देख के, फ्रूट्स को देख कर, अरे यार सही बात है, ऐसे कटे हुए फ्रूट्स तो खाना चाहिए ही चाहिए। हर चीज़ को देखकर आपको वहाँ पर फील होता है। वाई? बिकॉज इट इज़ अगेन व्हाट दे प्ले अ माइंड गेम विद यू।
दे प्ले अ माइंड गेम विद यू। आप सिंपली चेक करो, ऑफर्स करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ, दो जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन होता है ना, द डिज़ाइन इज दिस वे। व्हेन यू एंटर द स्टोर, लेट्स से आपको शैम्पू खरीदना है, आप जैसे ही शैम्पू लोगे ना, शैम्पू से आप कॉलम में आगे बढ़ोगे उस रो में, तो आपको इमीडिएटली वो क्या दिखाएगा, कंडीशनर। और वो इस तरह से रहता है कि इट वर्क्स बेटर व्हेन यू यूज़ कंडीशनर। आप जैसे ही कंडीशनर उठाओगे वो आगे आपको बता देगा देयर इज़ अ हेयर मास्क, इफ़ यू टेक हेयर मास्क तो और अच्छा होगा। उसके आगे आप जाओगे तो वो आपको बताएगा हेयर सीरम है, राइट। सो इस तरह से करके वो प्रॉपर मार्केटिंग करते हैं। सेम वे आप फेस वॉश अगर लेोगे तो फेस वॉश के बिल्कुल आगे आपको वहाँ पर क्या दिखाएगा, वो स्क्रब दिखा देगा। स्क्रब के आगे जाओगे तो मे बी आपको कुछ और, आपको मास्क वास्क ये सब दे देगा। सो दिस इज हाउ दे डिजाइन। सो द फिजिकल एविडेंस ऑल्सो इम्पैक्ट्स द कस्टमर्स बाइंग बिहेवियर, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, द फिजिकल एविडेंस इम्पैक्ट्स द कस्टमर बाइंग बिहेवियर। कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को बहुत स्ट्रांगली ये क्या करते हैं, ये इम्पैक्ट करते हैं फिजिकल एविडेंस, जहां पर आप क्या कर रहे हो या जिस एनवायरनमेंट में आप गुड्स को यहां पर परचेज कर रहे हो। ओके, सो ये आपके पास एक्सटेंडेड है। ध्यान रख लेना, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। बस खाली पीपल कौन, जो वहां पर क्या कर रहे हैं, बायर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं। प्रोसेस, द एंटायर वे हाउ विच और द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज by which the products and services are delivered, and the physical evidence, that is the environment under which the goods are delivered or where the customers come and buy the product or where they interact. All these impacts the customers buying behavior, and that is why it is called as the expanded marketing mix. Apart from the 4P, we have the 3P additional to that. बताओ, this is clear? This is clear? क्या मार्केटिंग मिक्स आपको क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, सो फर्दर अगर हम यहाँ पर चेक करें, सो वी से दैट फॉर्मुलेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर आप देखो, आप सबसे पहले क्या करोगे, मार्केट एनालिसिस। और मार्केट एनालिसिस में आप देखते हो कि एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज, ये सब आपके कॉमन पॉइंट्स हो जाएंगे। एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। मार्केट एनालिसिस में आप सिंपली क्या करोगे, यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। नाउ आई विल टेल यू, मैं जब असम में, मैंने आपको बताया था, मैंने जब क्लासेस को शुरू किया था, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस को, सो मैंने वहाँ पर क्या चेक किया, मैंने एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पर ये देखा कि सीएस के लिए कोई डेडिकेटेड क्लास ही नहीं है। सीएस का स्टूडेंट अगर उसको पढ़ना है, या तो वो सीए के स्टूडेंट के साथ बैठ के पढ़ता है। अब ऑब्वियस सा बात है कि एक सीए के स्टूडेंट का जो नीड है और एक सीएस के स्टूडेंट का नीड है, उसमें बहुत डिफरेंस है। जितना डिटेल में आप एक अकाउंट्स, टैक्स, एफएम इसको पढ़ोगे, उतने डिटेल में एक सीएस का स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा। और जितना डिटेल में एक सीएस का स्टूडेंट लॉ पढ़ेगा, उतना डिटेल में आप नहीं पढ़ोगे। सो देयर वाज ऑब्वियसली अ मिसमैच बिटवीन व्हाट वाज बीइंग सप्लाइड एंड व्हाट वाज डिमांडेड। बट मजबूरी तो क्या करे। दूसरा यहाँ पर क्या प्रॉब्लम था कि अगर किसी को सीएस का डेडिकेटेड क्लास करना है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो सेल्फ स्टडी बैठकर करो, ठीक है, या फिर आप आसाम से बाहर जाओ। अब कितने जने जो आसाम के बाहर जाकर अफोर्ड कर पाएंगे? अब कितने ऐसे होते थे जो अफोर्ड कर पाते थे लेकिन उनके फैमिली रेस्ट्रिक्शंस थे। फॉर एग्जांपल फीमेल्स, जो फीमेल स्टूडेंट्स थे उनको कई बार बाहर जाने को नहीं मिलता था। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते जो साथ में कॉलेज कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन वाला काम नहीं कर पाते थे। तो देयर वाज लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स देयर। तो मैंने वहाँ पर देखा देयर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी हियर, राइट, देर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी हियर, डिलीवर व्हाट इज नीडेड। तो वहां जाकर क्या किया, फिर हमने ETNCS को स्टार्ट किया। सो दिस इज हाउ इट गोज। सो मार्केटिंग एनालिसिस के अंदर आप क्या करोगे, यू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज इन द थ्रेड, यू पिक अप जियो। You pick up Jio. The other day I was talking about Mr. Mukesh Ambani. He said that I deliver solutions. I don't offer products and services. I offer solution. So उन्होंने क्या चेक किया, there is a opportunity सस्ता इंटरनेट का, ठीक है। और थ्रेट वहाँ पर क्या था कि यहाँ पर एयरटेल और वोडाफोन और बाकी प्लेयर्स यहाँ पर है, राइट। लेकिन उनके पास एक अपॉर्चुनिटी क्या था कि बॉस, EDA एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल, EDA इज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल। सो इनके पास एक थ्रेट था कि भाई हो सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आपको देखने को मिले, और ये ऑलरेडी मार्केट में वहाँ पर प्लेयर्स है। बट अपॉर्चुनिटी क्या था, चीप इंटरनेट। अपॉर्चुनिटी था कि इनसे सस्ता कोई नहीं देगा। तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी लगाकर इन्होंने मार्केट में एंट्री कर दिया कि अगर सस्ता इंटरनेट मिले तो क्या लोग इसको कंज्यूम करेंगे या नहीं करेंगे। तो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला जियो को, और आप देखो
वो हिट हो गया। सो जब भी आप कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। उसके बाद में आप क्या करोगे, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हो। सो वंस यू आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, फिर आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हो। सो जियो को लॉन्च करने के पहले मुकेश अंबानी जी ने क्या किया था, ये चेक किया कि क्या हमारे पास इतना कैश है कि हम मार्केट में घुस सकें। बिकॉज जब आप टेलीकॉम सेक्टर में जाओगे इनिशियल में विद अ वेरी लो रेवेन्यू, करेक्ट, और इवन विथ नेग्लिजिबल रेवेन्यू, यू विल हैव टू इनकर लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर। आपको एडवर्टाइजमेंट में करना पड़ेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने में खर्चा करना पड़ेगा। सो ऑल दैट, विज इट पॉसिबल, तो उतना कैश रिजर्व आपके पास होना चाहिए। जैसे अंबानी टेलीकॉम है, वैसे ही मैं तो एक चाहता हूँ एक कनकानी टेलीकॉम भी हो, बट ये कैश बहुत बड़ा वीकनेस है। स्किल होने के बाद भी आई कैन नॉट स्टार्ट, वाई, बिकॉज कैश रिक्वायरमेंट इज ह्यूज। तो आप देखो जियो का जो प्रोजेक्ट था दैट वाज ऑलमोस्ट 97,000 करोड़ प्रोजेक्ट, करेक्ट। अब आप सोचो 97,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, मैं 97,000 स्पेंड कर सकता हूँ, बट 97,000 करोड़ इज लाइक वे टू मच, राइट। सो यहाँ पर आप इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को चेक करोगे, फिर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट को चेक करोगे, और उसके बेसिस में आप बताओगे व्हाट इज द बेस्ट दैट द कंपनी कैन परस्यू। सो मार्केटिंग के अंदर आपका ये रहता है, बिकॉज इफ यू रिमेंबर मार्केट में सेगमेंट्स को क्रिएट करते थे अपन, याद आ रहा है आपको, हम मार्केट में सेगमेंट्स क्रिएट करते थे, और सेगमेंटेशन करने के बाद में हम क्या करते थे, वी यूज्ड टू डिसाइड दैट विच मार्केट इज टू बी टारगेटेड, करेक्ट। तो ये टारगेट सेट करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, सो टू डिसाइड दिस टारगेट मार्केट आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू बेसिकली एनालाइज, और बेसिकली यू विल हैव टू डू द स्वॉट एनालिसिस। इसको नेट्रल में अगर हम बताएं तो यू विल हैव टू डू द स्वॉट एनालिसिस, राइट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। हालांकि आगे अपना चैप्टर 2 के अंदर स्वॉट एनालिसिस भी एक टॉपिक है, वो जाएगा। नाउ मार्केटिंग हैज 3 कंपोनेंट्स, दैट इज प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रैटेजी के भी यही 3 कंपोनेंट्स होते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, यही आपका रहेगा। सो दिस इज अ कॉमन पॉइंट। इसके अलावा अगर आप देखो तो ये डायग्राम अगर आपको याद रहे तो आप बेस्ट कर सकते हो। देखो आप क्या करोगे, यू विल डेवलप द प्लान्स, फिर उन प्लान्स को आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। यू विल डेवलप द स्ट्रेटेजिक प्लान के हिसाब से आप मार्केटिंग प्लान को डिसाइड करोगे, इस मार्केटिंग प्लान को आप इम्प्लीमेंट करोगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद में आप चेक करोगे कि आपको वो रिजल्ट बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उसके बाद में उस रिजल्ट को आप इवैल्यूएट करोगे। इवैल्यूएट करने के बाद में आपको कुछ शॉर्टकमिंग्स मिलेगा, यू विल टेक करेक्टिव एक्शन, दिस करेक्टिव एक्शन विल बिकम like a feedback, you will redevelop your marketing plans and after that you will implement. So simply अगर मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पर बी मी सी का लॉजिक लगा दो, बी मी सी वाला लॉजिक लगा दो, तो आपका यहाँ पर काम सेट हो जाएगा। सो सिंपली आप देखो बी मी सी के लॉजिक में क्या था, बिगिनिंग वेयर वी आर राइट नाउ, एंड वेयर वी वांट टू गो, देन व्हाट इज द मीन्स और व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स विच आर अवेलेबल, देन यहाँ पर आ जाएगा इवेल्युएट द बेस्ट अल्टरनेटिव एंड गो फॉर इट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, जिसको हम क्या बोलते थे, चेक और कंट्रोल। फिर कुछ 19-20 होगा तो आप वापस से कहाँ पहुँचोगे, आप फिर से मीन्स के पास पहुँचोगे एंड यू विल डू दिस। तो यही लॉजिक लगा के आप यहाँ पर क्या करोगे, यू विल अगेन डिसाइड व्हाट, यू विल डिसाइड द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस। तो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस में आप यही पॉइंट को याद रखना, सिंपली आपका स्टेप 1 क्या रहेगा, देखो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस है तो सबसे पहले आप क्या डेवलप करो, डेवलप स्ट्रेटेजिक प्लान, राइट। सो डेवलप द स्ट्रेटेजिक प्लान, वंस द स्ट्रेटेजिक प्लान इज डेवलप्ड, इसके बेसिस पे अब आप क्या डेवलप करोगे, यू विल डेवलप द मार्केटिंग प्लान, यू विल डेवलप द मार्केटिंग प्लान। वंस द मार्केटिंग प्लान इज डेवलप, उसके बाद में आप इसको क्या करोगे, यू आर गोइंग टू implement the plan। implement करने के बाद में you are going to check और you are going to control that plan is yielding the expected result, plan is yielding the expected result। इसके बाद में आप क्या करोगे, बेसिकली यही कंट्रोल आपका इवेल्युएट हो गया, then you will find deviations,
देखो ये मॉड्यूल का आंसर नहीं है बट आपको याद हो जाएगा इस हिसाब से। आप डेविएशंस फाइंड आउट करोगे, एक बार आपको डेविएशंस पता चला उसके बाद में आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू टेक करेक्टिव एक्शंस, और ये करेक्टिव एक्शंस आपको फिर से हेल्प करेगा टू रीडेवलप द मार्केटिंग प्लान। सो दिस विल हेल्प यू टू रीडेवलप द मार्केटिंग प्लान। आप बताओ ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और यही आपका क्रोनोलॉजी चलता रहेगा। आप बताइए क्रोनोलॉजी समझ में आया कि नहीं, ये पूरा क्रोनोलॉजी। सर एक बार रिपीट करोगे? या श्योर, नॉट अ प्रॉब्लम। सो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं ज्योति, वी आर डिस्कसिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप देखो ये आपका स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करोगे, स्टेप 1 यू आर गोइंग टू डेवलप द स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान के बेसिस में आप अपना मार्केटिंग प्लान को डेवलप करोगे। एक बार मार्केटिंग प्लान डेवलप हो गया उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप चेक करोगे या कंट्रोल करोगे उसके ऊपर, और यू विल इंश्योर दैट द प्लान इज यील्डिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। फिर हो सकता है आपको कुछ डेविएशंस मिलेगा, ठीक है। आप बोलोगे हम क्या सोच रहे थे और क्या मिल रहा है, तो उसमें गैप आएगा। तो डेविएशंस में बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड और यूज कर सकता हूँ, गैप एनालिसिस, ओके। गैप एनालिसिस, व्हाट यू वांटेड टू अचीव, व्हाट यू हैव एक्चुअली अचीव्ड, गैप एनालिसिस करोगे। उसके बाद में आप क्या करोगे, यू विल टेक करेक्टिव एक्शंस। ये करेक्टिव एक्शंस आपको हेल्प करेगा टू रीडेवलप द प्लान, अगेन द मार्केटिंग प्लान, और यहाँ से फिर वापस से ये सर्कल चलता रहेगा। सो दिस इज द क्रोनोलॉजी इन विच यू आर गोइंग टू कवर। आप बताओ इज दिस क्लियर और नॉट? दिस इज द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। इज दिस क्लियर ज्योति? राइट। सो ये आ गया आपका, देन आई थिंक देर इज गोइंग टू बी नो प्रॉब्लम। अब ये वाला जो पोर्शन आपका है, दिस यू कैन रीड इट। ये वाला जो प्रोडक्ट पोर्शन है आपका, दिस यू कैन रीड इट, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। दिस इज जस्ट अ बेसिक थिंग विच यू कैन रीड इट। इसमें कहीं पर आप अटकते हो तो आप मुझे बताना, मैं आपको इसमें हेल्प कर दूंगा ये वाले पार्ट को, राइट। अब ये जो पोर्शन है यहाँ तक जैसे मैंने आपको बताया, ये आप देखो। अब ये जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग टेक्निक्स। स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग टेक्निक्स ये आपके लिए फिर से सुपर इंपॉर्टेंट है। अगेन 2 मार्क्स ईच आपको ऐसा यहाँ पर टॉपिक मिलेगा। देखो अलग अलग तरह के आपको यहाँ पर मार्केटिंग बताए हुए, जैसे सोशल मार्केटिंग, ऑगमेंट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रिलेशनशिप, सोशल, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल। ये देखो ये अलग अलग तरह के आपको यहाँ पर मार्केटिंग बताए हुए। डी मार्केटिंग हम ये चेक करेंगे। अब ये जो अलग अलग तरह के मार्केटिंग है इसके बेसिस पे मतलब ये अपने को समझना है। वन थिंग आई फील अपन ने मिस कर दिया है, जो बेसिकली मैंने स्लाइड्स में लिखा नहीं है, मैं वो आपको बता देता हूँ। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आई थिंक आई हैव नॉट रिटन प्रॉपरली द 4P and the 4C so that you remember that also, right? तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, सो समवेयर हियर आप देखो ये जो 4P है कैसे ये 4C बन जाता है, आप ये भी चेक कर लो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट 4P में क्या था, आपके पास क्या था, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज व्हाट द कंपनी इज सेलिंग, ठीक है। अब प्रोडक्ट बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट शुड प्रोवाइड कस्टमर सोल्यूशन। प्रोडक्ट बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स कस्टमर सोल्यूशन। याद रखने का तरीका सिंपल, मिस्टर अंबानी क्या बोलते हैं, दैट आई डोंट सेल प्रोडक्ट, आई ओनली प्रोवाइड व्हाट, कस्टमर सोल्यूशन। देन जो आप यहाँ पर प्राइस चार्ज करोगे वो कस्टमर के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट। सो वट एवर प्राइस यू आर चार्जिंग इज द कॉस्ट। आपसे जो भी इंस्टीट्यूट ने फीस चार्ज किया वो उसके लिए तो प्राइस था, आपके लिए क्या है, कॉस्ट। देन यू हैव व्हाट, प्लेस। तो प्लेस यहाँ पर हो जाएगा हाउ कन्वीनियंटली योर प्रोडक्ट इज अवेलेबल, तो ये आ जाता है कन्वीनियंस। सो कन्वीनियंस, आई होप द स्पेलिंग गोज राइट, आई होप द स्पेलिंग इज करेक्ट। आप एक बार फिर से इसको चेक कर लेना स्पेलिंग को। देन आपके पास यहाँ पर क्या है, प्रमोशन। तो प्रमोशन में आप बेसिकली क्या करते हो, यू टेक इनटू कंसिडरेशन लॉट ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिविटीज और यू ट्राई टू कम्युनिकेट विद योर कस्टमर्स। सो ये आपके जो 4P थे यही आपके क्या बन गए, 4C। दिस इज हाउ, राइट। सो आई डोंट नो कैसा एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, बट यू मे गेट अ पॉइंट
मे बी वेर यू हैव टू एलैबोरेट दिस और समथिंग, या कुछ कमेंट करके आए, तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि कंपैरेटिव बिटवीन 4P एंड 4C, सो दिस इज हाउ इट गोज। अब बताओ, दिस इज क्लियर? तो ये देखो, नाउ वी हैव दिस, जिसमें हम आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग के लिए, राइट? सो लेट्स पिक अप different types of marketing. So it's almost 4 o'clock, right? So एक काम करते हैं इसको, लेट्स रैप इट अप ऑन फ्राइडे में 4:30 तक आपका लेता हूँ लेक्चर, बिकॉज ये पूरा 15 मिनट्स में मैं कंप्लीट कर नहीं पाऊंगा एंड 4:30 तक स्ट्रेच नहीं कर सकता आज मैं, because my next lecture is going to start at 4:30, so I may not be able to stretch it. So मैं एक काम करूँगा, ये अपन करते हैं फिर कब से, this we do it on Friday. So 26 से हम यहाँ पे शुरू करेंगे। तो एक बार अपना मार्केटिंग का रिविजन भी हो जाएगा, सोशल मार्केटिंग के चक्कर में ये पूरा रिवाइज भी हो जाएगा, एंड देन 26 ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एंड आई थिंक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी भी अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मार्केटिंग, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, लेट्स कीप अ टारगेट। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी आपका आराम से कंप्लीट होने वाला है। देन इवैल्यूएटिंग द वर्थ, यस, फ्राइडे को बहुत मज़ा आएगा। यहाँ तक हम फ्राइडे तक कंप्लीट करेंगे पूरा, ये हमारा टारगेट है टिल फ्राइडे। ओके, देन दैट्स इट फॉर द डे, राइट? दैट्स इट फॉर द डे। तो आज हम लेक्चर को यहीं पर पैकअप करते हैं।